अब आ जाइए आप नोट्स पर, आप नोट्स पर आ जाइए। सर नोट्स से आप क्या पढ़ाने वाले हो? तो भाई नोट्स से मैं आपको कुछ ऐसा पढ़ाने वाला हूं जिससे आपको कंसोलिडेशन की जो स्पिरिट है वो समझ में आएगी। कंसोलिडेशन क्यों करते हैं, कंसोलिडेशन का लॉजिक क्या है, कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कंसोलिडेशन की नीड क्या है, क्यों कंसोलिडेशन जो है ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ये सारी बातें आपको डील करनी है। कहने को तो मैं आपको टेक्निक बताना शुरू कर दूं कि हाँ ये ऐसे ऐसे निकालेंगे, ये इसमें जोड़ो, इसकी वैल्यू ऐसे जोड़ के ये घटा के बैलेंस शीट बना दो, बना लोगे आप, लेकिन आपको स्पिरिट समझानी जरूरी है सबसे पहले कि कंसोलिडेशन का मतलब है क्या और कंसोलिडेशन हम क्यों करते हैं। तो देखिए बिल्कुल मैं इंडेस 103 का भी मैंने डिस्कस किया। अब मैं आपको वापस 11th क्लास पर लेकर आ जाता हूं। अब मैं वापस आपको 11th क्लास पर लेकर आ जाता हूं। जो हमने 11th क्लास में जर्नल एंट्रीज डिस्कस करी थी, अब हम वो जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम फिर बैलेंस शीट बनाया करते थे, वो 11th क्लास वाली बैलेंस शीट बनाएंगे। उसके बाद में मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगा, उस कंक्लूजन से आपको एक नीड फील होगी कि हाँ सर कंसोलिडेशन क्यों होता है, कंसोलिडेशन करना क्यों जरूरी है और क्यों कंसोलिडेशन सही पिक्चर प्रेजेंट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। बात समझ में आती है? तो चलिए अभी 103 की बात नहीं कर रहा मैं, अभी सिर्फ मैं 11th क्लास की जनरल एंट्रीज की बात करूंगा। बिल्कुल बेसिक सी बातें और जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आती हैं और आपको एंट्रीज ये पता भी है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि सर ये तो हमें पता है, आगे बढ़ा दो, हम मेन कंटेंट पढ़ेंगे। ये ध्यान से देखना, ठीक है, आपको कंसोलिडेशन का बेसिक समझ में आएगा। चलिए मैं आपसे अगर कुछ जर्नल एंट्रीज आपसे पूछूं कि 11th क्लास में एंट्रीज पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की कैसे करते थे, तो आप मुझे बताइएगा। चलिए सबसे पहले मैंने बोला कंपनी ने मान लीजिए इशू करा शेयर कैपिटल 1000 शेयर ₹100 वाले 1000 शेयर इशू करे। इसकी जर्नल एंट्री आप क्या बताओगे? सर सिंपल सी जर्नल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख हो जाएगा और शेयर कैपिटल 1 लाख होगी। 1000 वाले 100 शेयर, सॉरी 1000 शेयर 100 रुपए वाले, आपका 1 लाख रुपए की कैपिटल आ जाएगी, बैंक डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल आपकी क्रेडिट हो जाएगी। चलिए सर बिल्कुल सही एंट्री आपकी। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, ये मैं बिल्कुल एकदम कंपनी स्टार्ट हुई है अभी नई, वो जर्नल एंट्रीज हम पास कर रहे हैं। उसके बाद में सर क्या हुआ, कंपनी ने परचेज किया पीपी परचेज किया 20,000 रुपए का। इसकी एंट्री क्या करोगे आप? सर पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 सर ये एंट्री कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे कहा मान लो हमने 10,000 रुपए हमने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिए हमने बॉन्ड में, एक्स्ट्रा पड़ा था पैसा तो सोचा चलो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 4 पैसे हाथ आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? सर बॉन्ड इन्वेस्टमेंट डेबिट 10,000 टू बैंक 10,000, और ये बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कहां पे आ जाएगी? आपकी एसेट में आ जाएगी। भाई इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट होती है, दैट्स इट। चलिए सर इसके अलावा मैंने कहा आपसे परचेज करें गुड्स फ्रॉम वेंडर से गुड्स परचेज करें 30,000 रुपए के उधार पे ऑन क्रेडिट। इसकी एंट्री क्या करोगे? सर उधार पे अगर परचेज करा तो परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 टू वेंडर 30,000, वेंडर से लाइबिलिटी हम बढ़ा देंगे। कैश में परचेज करे होते सर तो हम कह देते हैं यहाँ पे टू कैश, लेकिन वेंडर से उधार में परचेज करें तो टू वेंडर या टू सन्ड्री क्रेडिटर, टू ट्रेड पेबल, कुछ भी आप नाम लेते हो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने वेंडर नाम लिख दिया। चलिए 30,000 ये एंट्री कर देंगे। और सर ये परचेज जो है ना आपकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगी, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज 30,000। चलिए सर अब सर परचेज करिए तो बेचा भी तो होगा ना कुछ, तो मैंने गुड्स 50,000 रुपए के क्रेडिट पे अपने कस्टमर को बेच दिए। तो सर मैं एंट्री क्या करूंगा भाई? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, यही एंट्री करेंगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। उसके बाद में सर इस सेल को पीएल में डालेंगे तो सेल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस 50,000। सर ये जर्नल एंट्रीज आपने हमें बताई, हमारे समझ में आ गई, बड़ी सिंपल सी बातें थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बिल्कुल आपने ये जर्नल एंट्रीज करी। अच्छा इस जर्नल एंट्री के बाद आप 11th क्लास में क्या करते थे? अब आप कहोगे सर इसमें तो ट्रायल बैलेंस बनाया करते थे और ट्रायल बैलेंस के हिसाब से फिर बैलेंस शीट बनती थी, ठीक है। तो वो सब चीजें हम नहीं कर रहे, इतना भी 11th क्लास मुझे आपको नहीं पढ़ाना। मुझे सिर्फ आप इतने कैपेबल हो कि आप जर्नल एंट्री से डायरेक्ट बैलेंस शीट बना सकते हो, तो हम डायरेक्ट जर्नल एंट्री से बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस वगैरह वो सब हमारे जरूरी नहीं है, जितना जरूरत की चीज थी उतना मैं आपको बताऊंगा 11th क्लास का पोर्शन। चलिए अब अगर मैं इस जर्नल एंट्रीज के बेस पे डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाऊं तो कैसी बैलेंस शीट बनेगी? सर प्रॉफिट लॉस बना ले पहले,
हाँ, प्रॉफिट लॉस में ये एंट्री 50,000 रुपए की उठ के कहाँ जाएगी, सेल 50,000, और ये परचेज की एंट्री 30,000 की कहाँ जाएगी, परचेज 30,000। मान लो मैंने यहां पर अच्छा ऊपर लिखा नहीं, मान लो 10,000 का स्टॉक भी हमारे पास में है, तो क्रेडिट में स्टॉक आ जाएगा और प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 30,000 रुपए का, प्रॉफिट आ गया हमारा 30,000 रुपए का। तो सर 30,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। मान लो मेरे कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, भाई एंट्री नहीं मारी मैंने, भाई मेरा रेंट का खर्चा, मेरी सैलरी का खर्चा, वो सब कुछ नहीं है, तो यही मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 30,000 रुपए। ठीक है सर, ये तो हो गया सर प्रॉफिट लॉस बना दिया हमने इन दो एंट्री की बेस पे और स्टॉक की बेस पे। अब सर बैलेंस शीट कैसे बनेगी, तो देखिए बैलेंस शीट में सबसे पहले 1 लाख रुपए की कैपिटल आ जाएगी मेरे पास में, उसके बाद में ये जो प्रॉफिट था ये मेरा ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में। ठीक है, और जो क्रेडिटर थे जो मैंने एंट्री करी थी, जो मैंने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो परचेज तो चली गई पीएल में, वेंडर कहां जाएगा, क्रेडिटर में चला जाएगा 30,000 रुपए से। सर पीपी जो परचेज करी थी 20,000 की, वो आपका पीपी एसेट साइड में आ गई। सर बॉन्ड जो मैंने परचेज करा था 10,000 रुपए का, वो बॉन्ड मेरा 10,000 रुपए का आ गया। सर उसके बाद डेटर जो था वो भी आपका असेट है, तो वो आपका असेट में आ गया डेटर, जो मैंने कस्टमर डेबिट टू सेल ये वाली एंट्री पास करी थी, कस्टमर डेबिट टू सेल, तो सेल तो पीएल में चला गया, ये डेटर कहां जाएगा, ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। सर स्टॉक जो था वो आपका स्टॉक असेट में आ जाएगा। सर बैंक बैलेंस जो आपका है 70,000 रुपए, 70,000 कैसे, सर 1 लाख रुपए आए थे, 1 लाख में से 20,000 का तो पीपी परचेज कर लिया, 10,000 रुपए के बॉन्ड परचेज कर लिए, तो 30,000 तो कैश का आउटफ्लो हो गया। इनफ्लो हुआ था कैश 1 लाख रुपए, उसमें से 30,000 मैंने चला गया पीपी और बैंक में, तो बैंक का बैलेंस कितना बचा मेरा 70,000 रुपए। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आपको अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, तो ये 70,000 रुपए कैसे आया, इसमें डाउट आपको नहीं आना चाहिए। चलिए सर, इस तरीके से सर आपने बैलेंस शीट बना ली। आपने बैलेंस शीट, अब मुझे इस पर डिस्कशन करनी है, आपने बैलेंस शीट कैसे बनाई। आपने बैलेंस शीट बनाई सर कि जितनी भी हमारी एसेट्स थी उन एसेट्स को लाइन बाय लाइन दिखाया, ठीक है, और जो हमारी लाइबिलिटीज थी उन लाइबिलिटीज को लाइन बाय लाइन दिखाया, ठीक है, जो कैपिटल थी वो दिखाई, प्रॉफिट दिखाया, और इस तरीके से आपने बैलेंस शीट बनाई कि भाई आपका असेट है कुछ कुछ और कुछ कुछ आपकी लाइबिलिटीज हैं, कुछ कुछ आपकी कैपिटल है। इस तरीके से आपने बैलेंस शीट बनाई। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आपने बैलेंस शीट ऐसे ही क्यों बनाई, सर ये कितना बेकार सा क्वेश्चन है आपका, और कैसे बनाएंगे बैलेंस शीट, ऐसे नहीं बनाएंगे तो, ऐसी तो बनती है बैलेंस शीट, बिल्कुल ऐसी बनती है, लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि ऐसे ही क्यों बनाई आपने बैलेंस शीट, रीजन बताओ, तो आप रीजन क्या बताओगे। सर हम तो बचपन से ऐसी बनाते आ रहे हैं, रीजन क्या, ऐसी बनती है बैलेंस शीट, असेट साइड में असेट आती है, लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी आती है। मैं आपसे फिर भी अगर ये कहूं कि भाई आप ऐसी बैलेंस शीट क्यों बनाते हो, तो आप मुझसे ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो कि सर फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, अच्छा ये तो टी शेप बैलेंस शीट है, मैं अगर इसको इंडेज के हिसाब से जो हमने इंट्रोडक्शन वगैरह में और शेड्यूल 3 में पढ़ा था वो बैलेंस शीट भी बनाऊं तो होगा क्या, ये पीपी वगैरह ये सब ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद में असेट इक्विटी एंड लाइबिलिटी नीचे आ जाएंगे। ठीक है भाई, इतना ही होगा। मैं आपसे टी शेप वाली बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, जहां पे आपने एसेट को अलग से दिखाते हो और लाइबिलिटीज को अलग से दिखाते हो, मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आप मुझसे क्या कहोगे, सर फॉर्मेट है, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट दे रखा है, डिवीजन 1 2 3 सब दे रखी है, उसके हिसाब से हम बैलेंस शीट बनाएंगे। इंडेज भी यही कहता है कि भाई साहब आप एसेट दिखाओ, पर पीपी दिखाओ, उसके बाद में जो है बायोलॉजिकल एसेट अलग से दिखाओ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अलग से दिखाओ, इंटेंजिबल एसेट अलग से दिखाओ, फाइनेंशियल एसेट अलग से दिखाओ, ये सारी चीजें, फिर नॉन करंट और करंट में बाइफर्केशन करके अलग से दिखाओ, मतलब एसेट अलग से दिखाओ और लाइबिलिटीज नीचे फिर अलग से दिखाओ। आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेबल्स हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हैं, लीज लाइबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें ये आप अलग से दिखाओगे, और रिटेन्ड अर्निंग वगैरह ये सारी चीजें, शेयर कैपिटल ये आप अलग से दिखाओगे। बात समझ में आती है। आप मुझसे ही कह दोगे कि सर फॉर्मेट है इसी वजह से दिखाते हैं हम इस तरीके से। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बैलेंस शीट आप ऐसे क्यों नहीं दिखाते, आप बैलेंस शीट इस तरीके से क्यों नहीं दिखाते कि आप नेट असेट दिखा दो, आप नेट असेट दिखा दो ना कि भाई टोटल असेट 1,60,000 माइनस लाइबिलिटी 30,000 और नेट असेट 1,30,000। ये क्या झमेला, पीपी अलग से दिखाओ, बॉन्ड अलग से दिखाओ, डेटर अलग से दिखाओ, स्टॉक अलग से दिखाओ, बैंक अलग से दिखाओ, फिर यहां पे क्रेडिटर अलग से दिखा रहे हो। अरे अल्टीमेटली आपकी नेट असेट क्या है, 1,00,000 प्लस 30,000। भाई 1,60,000 माइनस क्रेडिटर अगर माइनस कर दूं तो 1,30,000 जो आता है वो कहीं ना कहीं शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट ही तो है, और ये आपकी क्या है, नेट असेट है, शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ये आपका नेट असेट हो गया।
तो आप, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप ऐसे दिखा दो ना, नेट असेट बराबर 1,30,000, 1,60,000 माइनस 30, नेट असेट 1,30,000, ऐसे भी तो आप बैलेंस शीट बना सकते हो। ऐसे क्यों नहीं बनाते आप बैलेंस शीट? आप इस तरीके से क्यों नहीं बनाते? अगर मैं इंडेस पर या लॉ पर ना जाऊं तो ये बैलेंस शीट भी करेक्ट है भाई। कहने को तो ये बैलेंस शीट भी करेक्ट है कि भाई नेट असेट दिखा दो 1,60,000 माइनस 30,000, दैट्स इट, बात खत्म। क्या इतना झमेला कि पीपी अलग से, ये सारी चीजें अलग से दिखा रहा हो, फिर लाइबिलिटी अलग से दिखा रहा हो, इधर असेट दिखा रहा हो, फिर इधर लाइबिलिटी दिखा रहा हो, लाइन बाय लाइन इनकी वैल्यूज दिखा रहा हो। ये क्या करने का झंझट है? क्यों कर रहे हो आप ऐसा? आप कहोगे सर फिर वही चीज आप पूछ रहे हो। भाई फॉर्मेट है, ऐसी बनाना होता है, इसलिए ऐसे बना रहे हैं। चलिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फॉर्मेट है ऐसी बना रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे पूछा लॉजिक क्या है, किस तरीके से, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो मैंने आपसे क्वेश्चन यहां पे लिखकर पूछा, व्हाई ऑल असेट एंड लाइबिलिटीज शोन ऑन ग्रॉस बेसिस। नेट असेट 1,30,000 ना करके मैं ग्रॉस असेट दिखाता हूं और लाइबिलिटी दिखाता हूं अलग से, लाइन बाय लाइन आइटम दिखाता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? व्हाई यू आर नॉट शोइंग बैलेंस शीट लाइक दिस? आप इस तरीके से बैलेंस शीट क्यों नहीं दिखा रहे हो? आपका इसमें आंसर आएगा कि सर बिकॉज एज पर इंड AS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसेट एंड लाइबिलिटीज और इनकम एंड एक्सपेंसेस shall not be offset unless required by or permitted by an Ind AS। Ind AS 1 ने हमें तरीका बताया। Ind AS 1 ने हमसे ये कहा, Ind AS 1 ने हमें बताया भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कैसे करना है। Ind AS 1 ने कहा भाई साहब प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असेट और लाइबिलिटीज या फिर इनकम एंड एक्सपेंसेस आप आपस में ऑफसेट नहीं करोगे। आप असेट को लाइबिलिटी के साथ में ऑफसेट नहीं करोगे, इनकम को एक्सपेंस के साथ में ऑफसेट नहीं करोगे, अनलेस रिक्वायर्ड बाय एंड परमिटेड बाय Ind AS। जब तक कोई पर्टिकुलर Ind AS ऐसा ना बोले कि ये एसेट और ये लाइबिलिटी ऑफसेट कर दो जी, ये इनकम इस एक्सपेंस के साथ में ऑफसेट कर दो जी, जब तक कोई Ind AS आपको ऐसा करने के लिए अलाउ ना करे, तब तक जनरल रूल क्या बोला Ind AS 1 ने? उसने कहा असेट अलग से दिखाओ, लाइबिलिटी अलग से दिखाओ। असेट अलग से दिखाओ, लाइन बाय लाइन आइटम, भाई साहब ये पीपी है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपका डेटर है, ये आपकी अदर करंट असेट है, ये इंटेंजिबल असेट है, और सबके आगे अपना अपना अमाउंट्स लिखो। फिर ऐसे इधर लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटी की क्लासिफिकेशन है, कैटेगरी है, और उसमें जितना जितना अमाउंट है वो आप अलग से दिखाओ। एक साइड असेट दिखाओ, एक साइड लाइबिलिटी दिखाओ। इस तरीके से आप बैलेंस शीट बनाओगे। ऑल्दो ये जो ऊपर फॉर्मेट है ये Ind AS 1 का फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। Ind AS 1 का फॉर्मेट अलग है, जो मैंने आपको शेड्यूल 3 में बताया, मोरलेस वैसा फॉर्मेट है। ऊपर असेट्स आती है, नीचे फिर लाइबिलिटीज आती हैं, ठीक है। ये मैंने आपका 11th क्लास वाली बात कर रहा हूं, तो 11th क्लास वाला फॉर्मेट मैंने ले लिया कि टी शेप बैलेंस शीट अगर बनाते थे तो कैसे बनाते थे। यहां मैं फॉर्मेट पर फोकस नहीं है मेरा, यहां मेरा फोकस है कि भाई असेट लाइबिलिटी अलग अलग से ऐसे क्यों दिखाते हो, नेट करके नेट असेट क्यों नहीं दिखा देते। यहां पर अगर मैं वैसा वाला फॉर्मेट लूं कि भाई यहां पर असेट दिखाऊं और फिर असेट इस तरीके से, और फिर यहां पर लाइबिलिटी एंड इक्विटी दिखाऊं, तब भी यही चीज आएगी कि इनको ऑफसेट करके क्यों नहीं दिखा देते। तो उसका रीजन Ind AS 1 ने दिया। Ind AS 1 ने कहा भाई साहब असेट लाइबिलिटी आपस में ऑफसेट नहीं होगी, इनकम एक्सपेंस आपस में ऑफसेट नहीं होंगे, अनलेस किसी Ind AS ने ऐसा करने के लिए परमिट ना किया हो। इस वजह से हम असेट अलग से ग्रॉस बेसिस पे दिखाते हैं, लाइबिलिटी बैलेंस शीट पे अलग से ग्रॉस बेसिस पर दिखाते हैं। सर आपने 3-4 बार बोल दिया असेट और लाइबिलिटी ऑफसेट नहीं कर सकते अनलेस परमिटेड बाय लॉ या Ind AS, और लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस आप ऑफसेट नहीं कर सकते अनलेस परमिटेड बाय एन Ind AS। इसका एग्जांपल सर दे दो। जैसे आपका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। भाई Ind AS कहता है कि डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को आप ऑफसेट करके दिखाओ। आप ऐसा नहीं करोगे, एसेट में तो डेफर्ड टैक्स असेट दिखा रहा हो, लाइबिलिटी में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी दिखा रहा हो, आप नेट डेफर्ड टैक्स असेट या फिर नेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आप दिखाओगे। लाइबिलिटी 10 रुपए है, असेट डेफर्ड टैक्स की 8 रुपए है, तो आप कहोगे भाई साहब नेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 2 रुपए। या फिर असेट आपकी 20 रुपए है फॉर एग्जांपल, और लाइबिलिटी आपकी डेफर्ड टैक्स की लाइबिलिटी 15 रुपए है, तो आप क्या बोलोगे भाई साहब नेट डेफर्ड टैक्स असेट 5 रुपए। चलिए सर ये आपने एग्जांपल दिया, मतलब ये वो केस बता रहा हूं कि जहां पर Ind AS परमिट करता है असेट और लाइबिलिटी को ऑफसेट कर दो, ठीक है। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि भाई साहब डेटर को क्रेडिटर के साथ में ऑफसेट कर दिया जनरली, ठीक है। डेटर क्रेडिटर आपस में ऑफसेट नहीं होंगे, भाई डेटर अलग असेट है, उसको असेट साइड में दिखाओ उसकी वैल्यू पे,
और क्रेडिटर एक अलग लाइबिलिटी है, उसको अलग लाइबिलिटी के लाइबिलिटी साइड में उसकी वैल्यू पे दिखाओ। आप डेटर क्रेडिटर को एडजस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई इंडेस कहता होगा कि हाँ ऑफसेट कर दो तो कर देना, नॉर्मली कोई इंडेस ऐसा नहीं बोलता है। डेफर टैक्स असेट और लाइबिलिटी का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये तो असेट लाइबिलिटी हो गया। सर इनकम एक्सपेंस को ऑफसेट करने की बात कौन सा इंडेस करता है? तो मैंने वैसे तो आपसे कहा कि इनकम जो आपकी ग्रॉस इनकम्स हैं वो आप इनकम साइड में दिखाओ पीएल के क्रेडिट में, और जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आप एक्सपेंसेस साइड में दिखाओ। आप इनकम और एक्सपेंस को ऑफसेट नहीं कर सकते। अगर मान लो ऐसा ऑफसेट हम कर सकते होते तो मान लो हम यहां पे कहते सेल और यहां कहते परचेज, और सेल परचेज को ऑफसेट करके नेट प्रॉफिट ही दिखा देते फिर तो डायरेक्ट, तो क्या उससे काम चल जाता? मान लो मेरे 50 तरह के खर्चे हैं, टू रेंट, टू जो है वो सैलरी, टू एडवर्टीजमेंट का खर्चा, टू XYZ बड़े सारे खर्चे, और फिर इधर क्रेडिट में आ रहा है सेल और आपका इंटरेस्ट की इनकम, सब्सिडी की इनकम, अदर इनकम, ये सब आ रही है। आप क्या करते भाई साहब, सारी इनकम का टोटल उठाओ, सारे एक्सपेंसेस का टोटल उठाओ, सबको सारी इनकम में से सारे खर्चे माइनस कर दो, सीधे नेट प्रॉफिट दिखा दो। ऐसे ऐसे क्यों नहीं करते आप? क्योंकि इंडेस 1 ने मना कर रखा है, इस वजह से आप नहीं करते। बात समझ में आती है? मैंने यहां पर ऐसा क्यों नहीं करा कि सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक 60,000 माइनस 30,000 करके मैं सीधे नेट प्रॉफिट ही दिखा देता ना भाई, ये 30,000 और ये सबसे ऑफसेट हो गया ना, अल्टीमेटली इनका नेट क्या आ रहा है, प्रॉफिट 30,000, मैं सीधे दिखा देता नेट प्रॉफिट 30,000, असेट में से लाइबिलिटी सब माइनस करके। बात समझ में आती है? तो ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि इंडेस आपको प्रोहिबिट करता है कि आप असेट और लाइबिलिटी और इनकम और एक्सपेंस को आपस में ऑफसेट नहीं कर सकते हैं। सर इसका एग्जांपल दो कि कौन सा इंडेस ये कहता है कि इनकम और एक्सपेंस को आप ऑफसेट करके दिखा सकते हो। तो भाई इससे जस्ट पिछला ही इंडेस हमने पढ़ा है, इंडेस 115। इंडेस 115 ने इस चीज को अलाउ किया पर्टिकुलर केस के लिए। इंडेस 115 ने आपसे क्या बोला था? इंडेस 115 ने आपसे यह बोला था कि अगर आप एज अ एजेंट काम कर रहे हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एज अ एजेंट की कैपेसिटी में काम कर रहे हो, तो आप रेवेन्यू नेट बेसिस पर दिखाओगे। आपका अगर सेल हुआ है 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ में से 99 करोड़ रुपए आपको अपने प्रिंसिपल को देने हैं, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि रेवेन्यू 100 करोड़ दिखाओ और प्रिंसिपल को जो 99 करोड़ देने उसको एक्सपेंस दिखाओ और प्रॉफिट जो है आप 1 करोड़ रुपए दिखाओ। आप ऐसा नहीं करोगे। कि आप कैसा नहीं करोगे कि आप 100 करोड़ रुपए रेवेन्यू दिखा रहे हो और आप 99 करोड़ रुपए आप एक्सपेंस दिखा रहे हो प्रिंसिपल को, और नेट प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए दिखा रहे हो। इंडेस 115 ये कहता है कि अगर आप एज अ एजेंट की कैपेसिटी में काम कर रहे हो तो आपको जो है रेवेन्यू नेट बेसिस पर दिखाना होगा। सर नेट बेसिस पर कैसे दिखाना होगा? चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बता ही देता हूं ना। वैसे मैंने आपको इंडेस 115 में बताया हुआ है। अगर आप एजेंट हो तो आप कैसा नहीं करोगे? सेल 100 रुपए, एक्सपेंस 90 रुपए, नेट प्रॉफिट 10 रुपए। आप ऐसा नहीं करोगे कि आप सेल 100 रुपए दिखा रहा हो, एक्सपेंस 90 रुपए दिखा रहा हो, नेट प्रॉफिट 10 रुपए दिखा रहा हो। अगर आप एजेंट की बैलेंस, एजेंट का पीएल बना रहे हो, ऐसा नहीं करोगे। आप क्या करोगे? आप रेवेन्यू ही नेट बेसिस पे दिखाओगे 10 रुपए। ठीक है, तो यहां पर इंडेस 115 आपको अलाउ करता है कि आप इनकम और एक्सपेंस को ऑफसेट कर सकते हो अगर आप एजेंट, और करना ही होगा अगर आप एजेंट के तौर पे काम कर रहे हो। बात समझ में आती है? तो यहां पर मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बताई। ठीक है, अब हम आगे की बात को थोड़ा सा और समझते हैं। चलिए, मैंने आपसे बोला कि भाई हम असेट, लायबिलिटी और इनकम एक्सपेंस को ऑफसेट नहीं करते, इस वजह से हम इस तरीके से बैलेंस शीट बनाते हैं। चलिए, अब मैं इस बैलेंस शीट पे थोड़ा सा और एनालिसिस करना चाहता हूं। इस बैलेंस शीट पे मैं थोड़ा सा और एनालिसिस करना चाहता हूं। सर जब 11th क्लास की बात कर ही रहे हैं तो मीनिंग ऑफ असेट और मीनिंग ऑफ लायबिलिटी को भी आप समझा दीजिए। भाई मैंने अपनी बैलेंस शीट में एसेट दिखाई, अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखाई, क्यों दिखाई भाई? सर क्योंकि वो एसेट है। भाई एसेट किसको कहते हैं? अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है। भाई मैंने आपसे पूछा कि ये आपने एसेट यहां पर क्यों दिखाई अपनी बैलेंस शीट में? आपने कहा सर एसेट है, बैलेंस शीट में तो आएंगी। भाई एसेट बैलेंस शीट में क्यों आएंगी? तो उसका क्वेश्चन आपका ये निकल के आया कि सर मीनिंग ऑफ एसेट क्या है? कि एसेट को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लेकिन एसेट होती क्या है?
हमने कहा असेट का मतलब है अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, कि कोई भी ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स जो कंट्रोल्ड बाय एंटिटी है, कंट्रोल्ड बाय एंटिटी है, जिस पर एंटिटी कंट्रोल करती है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शैल बी ऑब्टेन। आपका कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स जिसको एंटिटी कंट्रोल कर रही है, जिसको एंटिटी कंट्रोल कर रही है, ठीक है, और उससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा, तो वो रिसोर्स आपकी एसेट है, और एसेट को आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हो। यहां तक बात समझ में आई कि भाई मैंने आपसे पूछा था कि भाई ये पीपी वगैरह और ये बॉन्ड और ये डेटर, इनको आपने बैलेंस शीट में क्यों दिखाया? आपने कहा सर ये एसेट है, एसेट तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएंगी ना। फिर मैंने आपसे पूछा भाई एसेट किसको कहते हैं? आपने फिर मुझे जवाब दिया कि सर प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है मेरा, जो मैं कंट्रोल करता हूं, ठीक है, मेरे कंट्रोल में है, मैं जैसे चाहे इससे यूज कर सकता हूं, मैं इसको जो मर्जी इस एसेट का कुछ भी कर सकता हूं, इस पीपी से कैसे बेनिफिट लेना है वो मैं ले सकता हूं, किसी और को सेल करने के लिए दे सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। कंट्रोल्ड बाय मी मतलब कंट्रोल्ड बाय एंटिटी, एंड उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी मुझे मिलेगा, तो वो रिसोर्स आपकी एसेट होती है, दैट्स इट। तो एसेट है, इस वजह से हमने बैलेंस शीट में दिखाया। सर लायबिलिटी का क्या मतलब है? मैंने कहा सर लायबिलिटी का मतलब है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। सर क्रेडिटर को आपने यहां क्यों दिखाया? मैंने आपसे पूछा कि भाई ये क्रेडिटर को आपने लायबिलिटी साइड में क्यों दिखाया? आपने कहा सर क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, इस वजह से दिखाया लायबिलिटी साइड में। फिर मैंने पूछा लायबिलिटी क्या होती है? उसका आपने मुझे जवाब दिया कि सर लायबिलिटी का मतलब है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, हमारी आज जो जिम्मेदारी है एंटिटी की, और उस जिम्मेदारी की वजह से उस जिम्मेदारी को सेटल करने के लिए हमने ट्रांसफर करना पड़ेगा इकोनॉमिक रिसोर्स, अपना कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करना पड़ेगा, और इकोनॉमिक रिसोर्स को एसेट कहते हैं। ऊपर ही तो समझा है कि प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स जो कंट्रोल्ड बाय एंटिटी है उसका मतलब होता है एसेट। तो इसका मतलब लायबिलिटी क्या होती है हमारी? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स, मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मेरी कोई जिम्मेदारी, मेरी कोई ऑब्लिगेशन, जिसको सेटल करने के लिए मुझे अपने कुछ इकोनॉमिक रिसोर्स सामने वाली एंटिटी को, सामने वाले पर्सन को ट्रांसफर करने पड़ेंगे। भाई मैंने किसी से उधार पे गुड्स परचेज करे तो अब उसको पैसा देना पड़ेगा ना, तो उसको पैसा कैसे दूंगा मैं? जब पैसा दूंगा मैं उसको कैश दूंगा, तो इसका मतलब मैं अपना इकोनॉमिक रिसोर्स दे रहा हूं। कैश मेरी क्या है? एसेट है। मैं बैंक बैलेंस से पेमेंट कर रहा हूं, वो भी इकोनॉमिक रिसोर्स से पेमेंट कर रहा हूं। अगर मैं उसको कोई पीपी पकड़ा दूं अपनी कि भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं कैश में, तो एक काम कर मेरा कंप्यूटर लैपटॉप ले जा, इस 30,000 के बदले जो मैंने तुझसे गुड्स परचेज करे, तो मुझे तब भी अपनी एसेट ही देनी पड़ेगी। मतलब उसको सेटल करने के लिए, उसका ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए मुझे कोई ना कोई अपना इकोनॉमिक रिसोर्स मींस एसेट देनी पड़ेगी, तो मेरी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो सर कुल मिलाकर बात ये निकल कर आई कि आपके पास जो एसेट हैं उनसे करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ आपकी लायबिलिटीज होंगी, आपके पास कुछ एसेट है उसकी करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ लायबिलिटीज होंगी, तो आप वो एसेट प्लस करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी, वो दोनों चीजें आप बैलेंस शीट में दिखाते हो अपने रिस्पेक्टिव साइड में, एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में। ये निकल कर आया सर कंक्लूजन। चलिए और डिस्कस करें इस चीज पे। मैंने कहा सर ये पीपी, बॉन्ड, डेटर, स्टॉक क्या है? ये आप विल नॉट शो एज अ सिंगल लाइन आइटम, ये आप सिंगल लाइन आइटम पर शो नहीं करोगे, अलग अलग लाइन आइटम दिखाओगे। ये 20,000 सारी वैल्यूज क्या हैं? रिसोर्सेज हैं कंट्रोल्ड बाय एंटिटी, ये सारे रिसोर्सेज हैं कंट्रोल कर रही है एंटिटी, और इसको शो करेंगे सेपरेटली इन द बैलेंस शीट बिकॉज वी हैव कंट्रोल ओवर देम। मतलब कुल मिलाकर पीपी, बॉन्ड, डेटर, स्टॉक एंड बैंक बैलेंस, इन पर मेरा कंट्रोल है, इस वजह से मैं इनको अपनी बैलेंस शीट में शो कर रहा हूं। अब कंक्लूजन निकाल रहे हैं साहब, बिल्कुल कंक्लूजन निकाल रहे हैं अब हम, ठीक है, बिल्कुल कंक्लूजन पे आ रहे हैं। कंक्लूजन क्या निकला सर? कंक्लूजन ये निकला कि क्योंकि पीपी, बॉन्ड, डेटर, स्टॉक, बैंक बैलेंस, इन पर मेरा कंट्रोल है, इस वजह से मैं इनको अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहा हूं। आप ही कह रहे हो मुझसे ये बात, मैंने नहीं बोली, आपने ही बोला मुझसे, ठीक है, कि अगर पीपी, बॉन्ड, डेटर, स्टॉक, बैंक बैलेंस, इन पर मेरा कंट्रोल है, ये कुछ रिसोर्सेज हैं जिन पर मेरा कंट्रोल है, इसका मतलब ये मेरी एसेट है, और एसेट को हम कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इनकी करस्पॉन्डिंग, इन एसेट से करस्पॉन्डिंग एक लायबिलिटी भी है जो मेरी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, जिसको मैंने कहा कि ये मेरी लायबिलिटी है, इसको भी हम शोन करते हैं सेपरेटली बैलेंस शीट में।
बात समझ में आई कि असेट है, इन पर मेरा कंट्रोल है, इस वजह से मैं इनको अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहा हूं। मतलब जो रिसोर्सेस पर मेरा कंट्रोल आ जाए वो मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखाता हूं। कंक्लूजन निकल के आया है, बात समझ में आई। 11th क्लास वाली बात है, कोई ज्यादा टेक्निकल बात नहीं बोली। और इन असेट से करस्पॉन्डिंग मेरी लाइबिलिटीज भी होंगी, उनको भी मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखाता हूं कि भाई ये असेट तो है 1,60,000 की, लेकिन इन असेट को सेटल करने के लिए, इन असेट के एक तरह से इन असेट के लिए मेरे पास एक लाइबिलिटी भी अवेलेबल है, एक लाइबिलिटी भी मेरी ऑब्लिगेशन है कि मतलब ये 30,000 मुझे पे करने हैं सामने वाले पर्सन को। वो 30,000 पे करने के लिए मुझे इनमें से किसी असेट को ही देना पड़ेगा, तभी सेटल होंगे। तो मैंने कहा भाई साहब नेट असेट आपके पास कितने हैं, 1,30,000 के हैं, ऐसी तो हमने ऊपर कहा था। तो आपने ही कहा कि सर ऐसे मत दिखाओ ना, लेकिन आपने फिर मुझसे कहा सर ऐसे नेट एसेट ऐसे मत दिखाओ, आप ऐसे ही दिखाओ ना कि आपके ये सारे एसेट हैं और ये लाइबिलिटी हैं, आप असेट एसेट में दिखा दो लाइन आइटम वाइज, और लाइबिलिटी लाइबिलिटी में दिखा दो अलग से। आप ऐसे नेट एसेट करके मत दिखाओ, ठीक है, आप नेट एसेट करके ऐसे मत दिखाओ। ये इंड AS 1 ने हमें बताया, बात समझ में आती है। चलिए सर कंक्लूजन क्या निकला, आ जाओ कंक्लूजन पे। इतनी सारी डिस्कशन कर ली, इसका कंक्लूजन क्या निकला सर? हमने कहा कंक्लूजन, हमने कहा इट मींस इफ वी हैव कंट्रोल ओवर रिसोर्स, अगर हमारा कंट्रोल है रिसोर्स पर, अगर हमारा कंट्रोल है किसी रिसोर्स पर, मतलब उस रिसोर्स को मैं जैसे चाहूं वैसे यूज कर सकता हूं, मैं किसी को बेचना चाहूं बेच सकता हूं, मैं यूज करना चाहूं यूज कर सकता हूं, मैं कुछ और रेंट पर देना चाहूं मान लो तो मैं उस रिसोर्स को रेंट पे दे सकता हूं, मैं जो चाहूं वैसा कर सकता हूं, और किसी और को उस कंट्रोल को उस रिसोर्स को यूज करने से रोक भी सकता हूं। तो इसका मतलब मेरा उस रिसोर्स पर कंट्रोल आ गया। कंट्रोल का मीनिंग अभी डिटेल में समझेंगे आगे चल के। मतलब कंट्रोल का मीनिंग है कि मैं उसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता हूं। तो हमने कहा कि अगर हमारा कंट्रोल है ओवर रिसोर्सेस, अगर हमारा रिसोर्सेस पे कंट्रोल है एंड हैव सम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, देन वी हैव टू रिपोर्ट देम इन बैलेंस शीट। अगर हमारी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और अगर हमारे पास कोई रिसोर्स है जिस पर हमारा कंट्रोल है, तो उसको हम बैलेंस शीट में अपनी शो करते हैं ऑन ग्रॉस बेसिस एज असेट एंड लाइबिलिटीज विद ईच लाइन आइटम वाइज, विद ईच लाइन आइटम वाइज। ग्रॉस बेसिस पर असेट भी दिखाओ और लाइबिलिटीज का साइड में लाइबिलिटी भी दिखाओ। अगर आपका रिसोर्स पे कंट्रोल है तो उस रिसोर्स को असेट कहेंगे, और उस असेट को, क्योंकि उसके ऊपर आपका कंट्रोल है, अगर कंट्रोल है तो आप अपनी बैलेंस शीट में दिखाओ। यही कंक्लूजन निकल कर आया। बस ये कंक्लूजन मैंने आपको समझाने के लिए ऊपर की सारी डिस्कशन करी थी। एक लाइन में भी बोल सकता था, लेकिन आपको बिल्कुल मुझे समझाना था बिल्कुल लॉजिकली, तो इसलिए मैंने आपको ऊपर वाले सारे एग्जांपल, जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट, फिर उसका एनालिसिस, फिर नेट असेट करके क्यों नहीं दिखाते, इंड AS 1 क्या कहता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया साहब? कंक्लूजन ये निकल के आया कि अगर कोई रिसोर्स है जिस पर मेरा कंट्रोल है, तो उस रिसोर्स को, और वो मेरी एसेट बन गई, तो उस रिसोर्स को जिस पर मेरा कंट्रोल है उसको मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखाऊंगा एसेट साइड में, और उससे रिलेटेड जो भी मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है वो लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी को मैं अपना दिखाऊंगा लाइबिलिटी साइड में। ये मेरा कंक्लूजन निकल कर आया। बात समझ में आती है? तो अब आप मुझे एक चीज बताओ, इस कंक्लूजन के बेस पर मुझे आप एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कहूं मैं एक एंटिटी X लिमिटेड, आप एक एंटिटी Y लिमिटेड, मैंने आपके 60% शेयर परचेज कर लिए, मैंने आपकी कंपनी के 60% शेयर परचेज कर लिए, या 60% ना लो 100% ले लेते हैं अभी सिंप्लिसिटी रखने के लिए। मैंने आपकी कंपनी के 100% शेयर परचेज कर लिए, ऑल्दो कंट्रोल मेरा आ जाता है 50% से ऊपर परचेज करने पे, लेकिन मैं फिर भी एग्जांपल ले रहा हूं, 100% मैंने आपके शेयर परचेज कर लिए। तो क्या अब मैं आपका एक होलसेल शेयर होल्डर बन गया? क्या मैं आपका एक होलसेल, एक सिंगल शेयर होल्डर बन गया? मैं हूं X लिमिटेड, एक सामने कंपनी है Y लिमिटेड। X लिमिटेड ने Y लिमिटेड के 100% शेयर एक्वायर कर लिए, 100% शेयर एक्वायर कर लिए। Y लिमिटेड की बैलेंस शीट कुछ ऐसी थी, पीपी मान लो 10 था, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल मान लो 20 रुपये थे, और इधर शेयर कैपिटल थी 5 रुपये,
रिटेन्ड अर्निंग थी 10 रुपये, और क्रेडिटर थे मान लो, कितना बैलेंस रह गया, 20 10 30, 10 5 15 15, ठीक है, 30 रुपये 30 रुपये। इस तरीके से वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट थी, ठीक है। एक्स लिमिटेड की भी अपनी बैलेंस शीट थी, उसमें भी मान लो लेट सपोज यही चीज़ें थी, पीपी थी इसकी 100 रुपये, ट्रेड रिसीवेबल थे 200 रुपये, ठीक है, शेयर कैपिटल थी 100 रुपये, और रिटेन्ड अर्निंग थी 50 रुपये, और क्रेडिटर थे 200 300, कितना 150 का गैप रह गया, 300 रुपये इसकी बैलेंस शीट का टोटल, 300 रुपये इसकी बैलेंस शीट का टोटल। भाई जैसे ही एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के 100% शेयर एक्वायर करे, तो अब वाई लिमिटेड क्या करेगी, वाई लिमिटेड अब वही करेगी जो एक्स लिमिटेड चाहेगा। अब मेरी चलेगी, मेरा 100% कंट्रोल आ गया वाई लिमिटेड पर। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरा कंट्रोल आ गया, कि वाई लिमिटेड अब कंट्रोल्ड बाय एक्स लिमिटेड है, कि एक्स लिमिटेड का कंट्रोल है वाई लिमिटेड पर। वाई लिमिटेड पर जब कंट्रोल आ गया तो वाई लिमिटेड की सारी असेट एंड लायबिलिटीज पर भी कंट्रोल आ गया। बात समझ में आती है कि ये जो असेट एंड लायबिलिटीज हैं इन पर भी मेरा कंट्रोल आ गया। बात समझ में आती है। तो अगर मेरा इनकी असेट और लायबिलिटीज पर भी कंट्रोल आ गया, क्योंकि अब इसके 100% शेयर मैंने परचेज कर रखे हैं, अब वाई लिमिटेड वही करेगी जो मैं कहूंगा। मैं कहूंगा भाई ये पीपी बेच दे, वाई लिमिटेड बेच देगी। मैं कहूंगा ये ट्रेड पेबल से पैसे जो है इतने ले लो, 18 लाख ले लो, काम चल जाएगा, तो ये 18 लाख ले लेगी। मैं कहूं भाई इस पीपी को रेंट पे उठा दो, मैं कहूं भाई इस पीपी को तोड़ के फेंक दो, डिस्ट्रॉय कर दो, वाई लिमिटेड कर देगी। क्योंकि एक्स लिमिटेड अब कौन हो गया, एक्स लिमिटेड इसका माई बाप हो गया वाई लिमिटेड का। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, मैनेजर्स हैं, कुछ भी हैं, वो सारे लोग वही करेंगे जो एक्स लिमिटेड कहेगा। बात समझ में आती है। तो इसका मतलब एक्स लिमिटेड का कंट्रोल आ गया वाई लिमिटेड पर, क्योंकि एक्स लिमिटेड ने 100% शेयर एक्वायर कर लिए। जब जितने भी शेयर होल्डर थे उन सब से शेयर लेकर उन लोगों को पैसा दे दिया मैंने। मैं इसके शेयर होल्डर्स के पास गया वाई लिमिटेड के, उनसे कहा वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर लोगों, तुम अपने अपने सारे शेयर मुझे दे दो, मुझसे पैसे ले लो, इस वाई लिमिटेड को मुझे बेच दो। अब वाई लिमिटेड का कंट्रोल एक्स लिमिटेड के पास आ गया। तो अब जो आपने कंक्लूजन निकाला था कि भाई जिन रिसोर्सेस के ऊपर मेरा कंट्रोल होता है, जिन रिसोर्सेस के ऊपर मेरा कंट्रोल होता है, उन रिसोर्सेस को मुझे अपनी बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखाना होता है, और उसके साथ में जो लायबिलिटीज, उन रिसोर्सेस के साथ में जो करस्पॉन्डिंग लायबिलिटीज आई हैं, उन लायबिलिटीज को भी मुझे अपने साथ में दिखाना होता है लायबिलिटी साइड में। तो क्या आपको अब ऐसा नहीं लगता कि जब एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड पर कंट्रोल आ गया तो एक्स लिमिटेड को अपनी बैलेंस शीट में, एक्स लिमिटेड को अपनी बैलेंस शीट में ये 100 रुपए और जो 200 रुपए हैं, इस पर तो एक्स लिमिटेड का कंट्रोल है ही, क्योंकि ये तो इसने ओन्ड कर रखा था, ये तो ओन्ड कर रखा था, इस वजह से इसका कंट्रोल था। लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वाई लिमिटेड के जो पीपी हैं और वाई लिमिटेड के जो ट्रेड रिसीवेबल हैं, इन पर भी अब एक्स लिमिटेड का कंट्रोल है। तो आपने कंक्लूजन में क्या देखा था कि जिन रिसोर्सेज पर मेरा कंट्रोल होता है उन रिसोर्सेज को मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखाऊं। तो क्या एक्स लिमिटेड को एक बैलेंस शीट ऐसी बनानी चाहिए कि 100 रुपए प्लस 10 रुपए, पीपी मेरी पास कितनी है 110 रुपए, प्लस ट्रेड रिसीवेबल मेरे 200 रुपए के और सामने वाली कंपनी के 20 रुपए के, 220 रुपए के ट्रेड रिसीवेबल, 150 के मेरे क्रेडिटर और 15 के सामने वाले के क्रेडिटर, 165 रुपए के ये क्रेडिटर। बात समझ में आती है। क्या इस तरीके से करना चाहिए मुझे? बिल्कुल करना चाहिए सर, क्योंकि मेरी कंसोलिडेशन क्या कहता है कि अगर आपका सामने वाली एंटिटी पे कंट्रोल आ गया तो उसकी एसेट लायबिलिटी पे भी तो आपका कंट्रोल आ गया, और जिन रिसोर्सेज पे आपका कंट्रोल होता है उसको आपको अपनी बैलेंस शीट में दिखाना होता है। तो इस वजह से ये लॉजिक है कंसोलिडेशन का कि आपका क्योंकि सामने वाली एंटिटी पे कंट्रोल है, उसकी एसेट लायबिलिटी पर आपका कंट्रोल है, तो उनके रिसोर्सेज पर आपका कंट्रोल है, तो उनकी बैलेंस शीट में जो भी रिसोर्सेज हैं मींस असेट हैं, उनको आप अपने साथ में कंसोलिडेशन करो। ये कॉन्सेप्ट है कंसोलिडेशन का, ये लॉजिक है कंसोलिडेशन का। ऑल्दो कंसोलिडेशन कैसे करते हैं
वो मैंने अभी आपको नहीं बताया, अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये ऐसे जोड़कर दिखा दिया, मोरलेस ऐसे ही करना है, लेकिन तरीका क्या है वो अभी हम बात समझेंगे। चलिए सर आप अब आ जाइए कॉन्सेप्ट नोट्स पे, और कॉन्सेप्ट नोट्स पर आगे की बातों को अब हम समझते हैं। यहां मैंने आपको लॉजिक बताया है पूरा कि कंसोलिडेट क्यों करना होता है, सामने वाले की एसेट लायबिलिटी को अपनी एसेट लायबिलिटी के साथ में मिक्स करके हम क्यों दिखाते हैं सीएफएस में, उसका मैंने आपको लॉजिक बताया। चलिए सर अब हम बात करते हैं इंड एस 103 की। अभी तक जो मैंने आपसे बातें करी वो सिर्फ 11th क्लास की बेसिक बातें थी। अब हम बात करेंगे इंड एस 103 के बेस पे। चलिए सर अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। सर डेफिनेशन क्या है बिजनेस कॉम्बिनेशन की? बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को पढ़ेंगे डेफिनेशन की, और तसल्ली से एक एक वर्ड को एनालाइज करेंगे, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, क्या मतलब है, ये सारी चीजें। आइए, मैंने कहा बिजनेस कॉम्बिनेशन अकर्स। बिजनेस कॉम्बिनेशन कब अकर होता है? दो कंपनियों का, दो एंटिटीज का आपस में कंबाइन हो, ये वाली बात कब अकर होती है? तो इंड एस ने कहा कि जब एक एंटिटी ऑब्टेन करती है कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस, किसी दूसरे बिजनेस का कंट्रोल ऑब्टेन करती है, जब एक एंटिटी दूसरे बिजनेस का कंट्रोल ऑब्टेन करती है, तब हम ये कहते हैं कि हां अब बिजनेस कॉम्बिनेशन अकर होगा। बाय एक्वायरिंग नेट एसेट और सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट और अदरवाइज। बात आती है सर कि हमने कहा बिजनेस कॉम्बिनेशन तब अकर होता है जब एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के बिजनेस का कंट्रोल ऑब्टेन करती है। सर कंट्रोल ऑब्टेन कैसे करती है? या तो सामने वाली एंटिटी के नेट असेट्स ही परचेज कर लिए, उसकी असेट भी परचेज कर ली और लायबिलिटी भी परचेज कर ली। भाई जब मैंने सामने वाले की असेट परचेज कर ली, लायबिलिटी भी उसके साथ में एक्वायर कर ली, तो अब बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया ना कि सामने वाला बिजनेस मेरे साथ में कंबाइन हो चुका है। उसकी जितनी भी एसेट थी, जितनी भी लायबिलिटी थी, वो मैंने परचेज ही कर ली, असेट लायबिलिटी ही परचेज कर ली। तो क्या होगा? उसकी असेट और लायबिलिटी का कंट्रोल मेरे पास आ गया। जब मेरे पास कंट्रोल आ गया क्योंकि मैंने परचेज कर लिया। भाई सिंपल सी चीज देखो ना, मैंने आपसे अगर कोई एसेट, नॉर्मल सी एसेट ली, बिजनेस कॉम्बिनेशन साइड रख दो, नॉर्मल सी एक एसेट थी जो आपके पास में थी, आपके पास में आपकी बैलेंस शीट में एक पीपी थी, फॉर एग्जांपल लैपटॉप। वो पीपी मैंने आपसे परचेज कर लिया, तो अब उसका कंट्रोल किसके पास आ गया? मेरे पास आ गया। तो अब वो रिसोर्स का कंट्रोल मेरे पास है, वो अब मेरी बैलेंस शीट में दिखेगा और आपकी बैलेंस शीट से डीरिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो जिस एसेट का मैं कंट्रोल ऑब्टेन कर लेता हूं, उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखाता हूं। तो मैंने कहा भाई सामने वाले के बिजनेस पर हम कैसे कंट्रोल ऑब्टेन कर सकते हैं? या तो उसकी असेट और लायबिलिटी, नेट असेट मतलब परचेज कर लो डायरेक्टली, या फिर आप असेट परचेज मत करो, उसके शेयर होल्डर के घर पे जाओ, उसके शेयर होल्डर से कहो भाई साहब अपने शेयर तू हमें भेज दे। तेरे जो वाई लिमिटेड में तूने जितने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, 100% शेयर मान ले होल्ड कर रखे हैं मिस्टर एक्स ने, ठीक है, वाई लिमिटेड के, तो हम कहें भाई साहब आप वाई लिमिटेड के शेयर हमें भेज दो, आप हमसे कुछ पैसा ले लो। तो अगर मैंने उसके सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया, तो भी उस कंपनी का, उस एंटिटी का, उस बिजनेस का कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा, जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको कंसोलिडेशन का समझाने में दिया था। या तो मैं सामने वाले के असेट और लायबिलिटी परचेज कर लूं, ठीक है, सामने वाले के नेट असेट ही परचेज कर लिए मैंने, तब भी बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया कि सामने वाली एंटिटी मेरे साथ में कंबाइन हो गई, ठीक है, उसका कंट्रोल मेरे पास आ गया, ठीक है। और ऐसे में सामने वाली एंटिटी आपकी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। भाई उसके पास तो अब अपने एसेट लायबिलिटी कुछ बचे ही नहीं ना, वो काम कैसे करेगी? उसके सारे एसेट मैंने एक्वायर कर लिए, सारी लायबिलिटी मैंने एक्वायर कर ली, और कंपनी को कुछ पैसा दे दिया, उन एसेट लायबिलिटी का कंपनी को पैसा दे दिया कि कंपनी ये लो पकड़ो, तुम्हारी सारी एसेट ली, तुम्हारी लायबिलिटी भी ली, तो नेट एसेट मैंने जितने अमाउंट की ली उतने अमाउंट के लिए मैंने कुछ कंसिडरेशन उसको पे कर दिया। ऐसे में क्या होगा? सामने वाली कंपनी बंद हो गई और वो मेरे साथ में कंबाइन हो गई, क्योंकि मेरा उसकी एसेट लायबिलिटी पर कंट्रोल आ गया। बात समझ में आती? या फिर मैंने सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट परचेज कर लिया, उसके शेयर होल्डर के पास गया, उससे कहा भाई तेरे पास जो शेयर्स हैं इस कंपनी के ये हमें दे दे,
उसने वो शेयर हमें दे दिया, हमने उस शेयर होल्डर को पैसे दिए। अब की बार हमने पैसे किसको दिए? शेयर होल्डर को दिए, ना कि कंपनी को। भाई शेयर होल्डर, मैं अगर मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कंट्रोल ऑब्टेन करना चाहता हूं, तो क्या मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के पास जाऊंगा क्या? नहीं, मैं उनके शेयर होल्डर्स के पास जाऊंगा। उनके शेयर होल्डर्स से कहूंगा, मुकेश अंबानी साहब से, कि मुकेश अंबानी साहब के पास लेट्स सपोज 90% शेयर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 10% और बहुत सारे लोगों के पास में है, तो क्या 90% शेयर अगर मैं सिर्फ मुकेश अंबानी साहब से परचेज कर लूं तो रिलायंस का कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा? तो मैं मुकेश अंबानी साहब के पास जाऊंगा, मुकेश अंबानी साहब से कहूंगा, अंबानी साहब आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 90% शेयर है, आप इसको कंट्रोल करते हो, और मैं कौन? मैं हूं एक्स लिमिटेड, मान लो मैं एक्स लिमिटेड हूं, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा, मुकेश अंबानी साहब, मैं आपसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो 90% शेयर हैं परचेज करना चाहता हूं, पैसा बताओ। उन्होंने मान लो जो भी अमाउंट बताया, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, जो भी अमाउंट बताया, वो मैंने मुकेश अंबानी साहब के हाथ पे रखा। मुकेश अंबानी साहब, ये लो लिफाफा 5,000 करोड़ का, ये मैं आपको परचेज कंसिडरेशन के तौर पे दे रहा हूं। कौन दे रहा है? एक्स लिमिटेड दे रहा है, एक्स लिमिटेड दे रहा है, और ये 90% शेयर आप मुझे दे दो। तो ऐसा कर कर मैंने 90% शेयर एक्स लिमिटेड ने परचेज कर लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कौन कंट्रोल कर रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अब मैं कंट्रोल कर रहा हूं। मैं कौन? एक्स लिमिटेड कंपनी। तो फिर इंडेस ने बोला कि यह भी आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया कि एक्स लिमिटेड कंट्रोल कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। एक्स लिमिटेड कंट्रोल कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। क्यों? क्योंकि उसके पास सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट है, दैट इज मोर देन 50% शेयर है। तो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या काम करेगी? वो वही करेगी जो मैं चाहूंगा, वो वही काम करेगी जो मैं चाहूंगा। मैं कौन? एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने शेयर परचेज करे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। तो एक्स लिमिटेड ये कहेगी कि अब मैं अपने जो मेरे असेट थे और लाइबिलिटीज थी, उनको तो मैं कंट्रोल करता ही था, प्लस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो बैलेंस शीट में असेट एंड लाइबिलिटीज दिख रहे हैं, उनको भी अब मैं कंट्रोल करता हूं। तो इंड AS 103 कहता है कि आप एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ जिसमें आप अपने असेट लाइबिलिटी प्लस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एसेट लाइबिलिटी, क्योंकि उसकी एसेट लाइबिलिटी, उसके रिसोर्स भी अब आप कंट्रोल कर रहे हो, तो जो रिसोर्स आप कंट्रोल करते हो उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखाओ ना। यही तो कॉमन सा रूल है, यही तो जनरल सा रूल है। तो यहां पर भी आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा। अच्छा, इस केस में मतलब जब मैं परचेज करता हूं शेयर्स, तो यहां पर सामने वाली कंपनी बंद नहीं होगी, सामने वाली कंपनी वैसे के वैसे चल रही है। बस वहां पे जो है वो राजगद्दी पे जाके मुकेश अंबानी साहब हट गए और मैं जाके बैठ गया। मैं कौन? एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड जाकर बैठ गया, ठीक है। एक्स लिमिटेड कंपनी जाकर उस गद्दी पे बैठ गई जहां से सारा कंट्रोल चलाया जाता था, और कंपनी वैसी चलती रहेगी। मतलब नीचे लोगों को पता भी नहीं चलेगा, छोटे छोटे एम्प्लॉयज, गार्ड और जूनियर लेवल एम्प्लॉय, उनको तो पता भी नहीं होगा कि ऊपर ही ऊपर मालिक चेंज हो गया हमारा। वो तो अपना जैसे काम कर रहे हैं, नॉर्मल रूटीन वर्क होते हैं, सारे बिजनेस ऑपरेशन, सेल, परचेज, खर्चे, इनकम, पेमेंट का आना जाना, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। कंपनी के ऊपर, कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ऊपर से ऊपर मालिक चेंज हो गया। मुकेश अंबानी साहब ने कहा गद्दी खाली करी, उन्होंने कहा सर अब आप बैठिए, और एक्स लिमिटेड जाके उस गद्दी पे बैठ गई जहां से सारा कंट्रोल चलता था, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका कंट्रोल एक्वायर होता है। उसके बाद फिर हमने कहा कि भाई साहब अदरवाइज, इसका मतलब या तो आप कंट्रोल ऑब्टेन कैसे कर सकते हो, या तो सामने वाली कंपनी के नेट एसेट ही एक्वायर कर लिए, नेट एसेट ही एक्वायर कर लिए और कंपनी को पैसा दे दिया कि भाई कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैं तेरी एसेट और लाइबिलिटी सारी परचेज कर रहा हूं। तेरी टोटल एसेट है मान लो 100 करोड़ रुपए की, तेरी लाइबिलिटी है मान लो 20 करोड़ रुपए की, तो मैं तेरे 80 करोड़ रुपए के नेट एसेट एक्वायर कर रहा हूं। तो 80 करोड़ के बदले में तुझे मानने में थोड़े से ज्यादा पैसे 85 करोड़ रुपए देकर नेट एसेट्स एक्वायर कर लिए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में सामने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब मैं कंपनी के शेयर्स परचेज करता हूं तो सामने वाली कंपनी वैसी की वैसी चलती रहती है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल ऑब्टेन कर सकता हूं नेट एसेट्स एक्वायर करके, सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट एक्वायर करके कंट्रोल ऑब्टेन किया जा सकता है, या फिर अदरवाइज। सर अदरवाइज और कैसे, और किस तरीके से आप कंट्रोल एक्वायर करोगे? तो मैंने कहा भाई ऑब्टेन कंट्रोल बाय कॉन्ट्रैक्ट ओनली। सामने वाली एंटिटी के साथ में हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया जिसकी वजह से मेरे पास उस एंटिटी का कंट्रोल आ गया। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ में कुछ ऐसे एग्रीमेंट साइन करे, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करे जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कंट्रोल एक्स लिमिटेड के पास आ गया। सर क्या मैंने उसके नेट एसेट्स परचेज करे? नहीं,
क्या मैंने सर मुकेश अंबानी साहब के पास जाकर 90% शेयर उसके एक्वायर करें? नहीं सर, फिर कैसे आ गया कंट्रोल? भाई कॉन्ट्रैक्ट ही कुछ ऐसा कर लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ में कि जिसकी वजह से मेरा कंट्रोल आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे। सर एग्जांपल मान लो, फॉर एग्जांपल मैंने मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर अपने एक्स लिमिटेड के भी तो अपने डायरेक्टर होंगे। मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 2 डायरेक्टर हैं, ठीक है, डायरेक्टर नंबर 1 और 2। मैंने कहा मेरी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, एक्स लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं, मान लो उसके डायरेक्टर हैं 7। मैंने कहा मेरे 7 डायरेक्टर अपनी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट कर दो। तो जैसे ही 7 डायरेक्टर्स मेरी कंपनी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बैठ गए, तो अब मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरी कंपनी के हैं। तो कहीं ना कहीं एक्स लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं वही वहां पर सिग्निफिकेंट कहीं ना कहीं डिसीजन लेंगे कि 9 डायरेक्टर में से 7 तो मेरी कंपनी के बैठे हैं वहां पर। तो अब कंट्रोल कहीं ना कहीं मेरे पास आ गया कि कोई भी डिसीजन लेना होगा, कुछ भी करना होगा, डायरेक्टर्स लेंगे, और वहां पर मेजोरिटी डायरेक्टर मेरे बैठे हुए, तो वही काम होगा जो मेरे डायरेक्टर चाहेंगे। और मेरे डायरेक्टर क्या चाहेंगे? जो मैं चाहूंगा, एक्स लिमिटेड। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक्स लिमिटेड अपने डायरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, और मेरे डायरेक्टर एक्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड में बैठे, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडेस ये कहता है एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड पर कंट्रोल एक्वायर कर चुकी है, सॉरी एक्स लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर कंट्रोल एक्वायर कर चुकी है। सर इसको आप एक चार्ट से बताओ तो बात थोड़ी सी समझ में आए, क्योंकि ये थोड़ा सा घूम गई बात। कोई बात नहीं। मैंने कहा एक है एक्स लिमिटेड, एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। मैंने कहा मेरे 7 डायरेक्टर्स थे और यहां पे इनके 2 डायरेक्टर्स थे। मैंने कहा ये 7 डायरेक्टर प्लस कर दो इधर, तो इनके कितने डायरेक्टर हो गए? 9 डायरेक्टर, जिसमें से 7 मेरे हैं साहब। तो 7 मेरे डायरेक्टर हैं, तो यही कंट्रोल कर रहे हैं इसको, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर मेरे ही वाले हैं। तो 7 जो डायरेक्टर ये हैं जो मेरे हैं, वो एक्स लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये डायरेक्टर क्या काम करेंगे? जो मैं कहूंगा। ये डायरेक्टर क्या काम करेंगे? जो मैं कहूंगा, एक्स लिमिटेड कहेगा। तो अल्टीमेटली एक्स लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है। तो यहां भी आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन अकर हो जाएगा। इसके लिए अभी हम और पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है, कि कैसे कैसे कंट्रोल ऑब्टेन होता है। चलिए सर, यहां तक आपकी बात समझ में आ गई है। चलिए आइए आगे की बात समझते हैं। मैंने कहा 2 की एलिमेंट्स हैं। मैंने कहा 2 की एलिमेंट्स हैं, एक तो कंट्रोल का आना और एक बिजनेस पर आना। कंट्रोल का आना और कंट्रोल भी बिजनेस पर आना। सर ऊपर कुछ कुछ चीजें हैं वो आप और समझा दीजिए। मैंने कहा एंटिटी, इसको क्या बोलेंगे? जो एंटिटी कंट्रोल ऑब्टेन कर रही है इसको हम बोलेंगे एक्वायरर। जो कंपनी एक्वायर कर रही है सामने वाले के बिजनेस को, उसको क्या बोलते हैं? एक्वायरर। एक्वायरर मतलब हु ऑब्टेन्स कंट्रोल। और इसको हम और क्या बोलते हैं? पेरेंट भी बोलते हैं। इसको हम पेरेंट भी बोलते हैं। फिर आते हैं, बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस ऑफ अनदर एंटिटी, किसी दूसरी एंटिटी के बिजनेस को एक्वायर करा हो, ठीक है। एक्वायरी, अनदर एंटिटी कौन होगा? एक्वायरी। जिसके बिजनेस को एक्वायर किया गया है उसको हम कहेंगे एक्वायरी। और इसको हम और क्या कहते हैं? सब्सिडरी। इसको हम सब्सिडरी भी कहते हैं। तो सामने वाले के बिजनेस को, सामने वाली एंटिटी के बिजनेस को अगर हमने कंट्रोल ऑब्टेन किया है तो हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन अकर होता है। नेट असेट, नेट असेट मतलब टोटल असेट माइनस लायबिलिटी, उसको हम क्या कहते हैं? नेट असेट। सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट मतलब 50% से ऊपर। बात समझ में आती है? तो मैंने आपको बताया कि हमारे 2 की एलिमेंट्स हैं। 2 की एलिमेंट्स हैं, एक तो कंट्रोल का आना और कंट्रोल बिजनेस पर आना। मान लीजिए, और कंट्रोल कैसे आता है आपका? बाय एक्वायरिंग नेट एसेट ऑफ द कंपनी और बाय एक्वायरिंग 50% इक्विटी शेयर, या फिर बाय कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा आप लिख सकते हो बाय कॉन्ट्रैक्ट। मोटा मोटा ये 2 तरीकों से आता है। जो आपके पास मेजरली क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको इसके मिलेंगे। चलिए, तो हमने कहा कि एक्स लिमिटेड ने
वाई लिमिटेड के बिजनेस पर कंट्रोल अगर ऑब्टेन किया है तो बिजनेस कॉम्बिनेशन का इंड एस एप्लीकेबल होगा, या फिर मैं कहूं बिजनेस कॉम्बिनेशन अकर होगा अगर एक्स लिमिटेड ने कंट्रोल ऑब्टेन किया है वाई लिमिटेड के बिजनेस पर। मान लीजिए वाई लिमिटेड का बिजनेस तो है लेकिन मैंने उस पर कंट्रोल ऑब्टेन नहीं किया, मैंने उसके बिजनेस पर कंट्रोल ऑब्टेन नहीं किया, ठीक है, कंट्रोल ऑब्टेन किया लेकिन बिजनेस पर नहीं किया, तो भी आपका इंड एस एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर कंट्रोल ही ऑब्टेन नहीं किया, भाई कंट्रोल जो है ना, मैं कितनी बार बोल चुका हूं, कंट्रोल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल ऑब्टेन होना चाहिए। दो ही की एलिमेंट है बस, पूरी डेफिनेशन के दो ही की एलिमेंट है बस, कंट्रोल ऑब्टेन होना और कंट्रोल बिजनेस पर ही ऑब्टेन होना। मान लीजिए मैंने एक्स लिमिटेड का एक पीपी था वो परचेज कर लिया, तो क्या मैंने एक्स लिमिटेड पर कंट्रोल ऑब्टेन कर लिया? भाई एक्स लिमिटेड पर कंट्रोल थोड़ी आ गया आपका, उसका एक पीपी आपने परचेज किया, सिर्फ उस पीपी पर कंट्रोल आपका आया है, उस पर्टिकुलर असेट पर आपका कंट्रोल आया है, उसके पूरे बिजनेस पर कंट्रोल थोड़ी आ गया सिर्फ उसकी पीपी परचेज करने से। उसके पास में बड़ी सारी पीपी होंगी, बड़ी सारी और असेट होंगी, बड़ी सारी लाइबिलिटी होंगी, उनमें से एक आपने उठा के परचेज कर ली, उसकी एक लैपटॉप था वो मैंने परचेज कर लिया, तो क्या मेरा कंट्रोल आया है? हाँ सर कंट्रोल तो आया है, लेकिन क्या वो कंट्रोल उसके बिजनेस पर आया है? नहीं सर बिजनेस पर नहीं आया, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पीपी पर आया है, तो इसका मतलब इंड एस 103 नहीं लगेगा। सर फिर यहां पे कौन सा इंड एस लगेगा? तो भाई इंड एस 16 पढ़ा तो था, पीपी जब परचेज करते हैं तो कैसे अकाउंटिंग होती है, बस पीपी लगा देना, ठीक है, पीपी की अकाउंटिंग यहां पे आप लगा दोगे, ठीक है। तो यहां पर देखो कंट्रोल तो आया था लेकिन बिजनेस पर नहीं आया था, ठीक है, और या फिर मैं कहूं कंट्रोल ही नहीं आया, तो कंट्रोल ही नहीं आया तो बात ही खत्म, फिर तो इंड एस 103 लगेगा ही नहीं। अब आप कहोगे कि सर दो पॉइंट आप बार बार यूज कर रहे हो, कंट्रोल बिजनेस, कंट्रोल बिजनेस, कंट्रोल आया, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, कंट्रोल का क्या मतलब है और बिजनेस का क्या मतलब है? कैसे पता लगे कि बिजनेस पे आ गया कंट्रोल या नहीं आया? कैसे पता लगे कि बिजनेस पर कंट्रोल आया है मेरा या असेट पर आया है? ये भी बताएंगे आपको, या आगे के मुद्दे में आपके अभी माइंड एक तरह से माइंड मेकअप कर रहा हूं कि ये चीजें हमें पढ़नी है। और सर कंट्रोल आ गया कैसे पता लगेगा कि कंट्रोल आ गया? कोई पैमाना, कोई जो है नापने का तरीका, कोई इंडिकेशन, कुछ तरीका, कोई रूल रेगुलेशन कुछ होगा कि ये चीजें एग्जिस्ट अगर हो जाएं तो मैं कह दूं कि हाँ सामने वाली एंटिटी पर कंट्रोल आ गया मेरा, और ये चीजें अगर नहीं है तो मैं ये कहूं नहीं कंट्रोल नहीं आया। और ऐसी सर बिजनेस की भी कोई डेफिनेशन होगी कि ये कैसे पता लगे कि बिजनेस है सामने वाले का, कि बिजनेस है भी या नहीं सामने वाले का? सर बड़ी सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो बस ऑन पेपर बन गई हैं और कुछ चलती नहीं है, उनमें कोई ऑपरेशन ही नहीं है, डिफंक्ट कंपनीज हैं, शेल कंपनीज हैं, उनको एक्वायर कर लिया तो क्या बिजनेस एक्वायर कर लिया सामने वाले का, शेल कंपनी का, तो क्या ऐसा कह सकते हैं उस पर इंड एस 103 लग जाएगा? क्वेश्चन है अपने आप में, आंसर बाद में दूंगा। तो सर इसका मतलब बिजनेस कहते किसको है ये भी समझना पड़ेगा, और कंट्रोल कहते किसको है ये भी समझना पड़ेगा। चलिए इनको भी अभी हम समझेंगे। कंट्रोल का मतलब है सामने वाले को अपने हिसाब से मैं चला पा रहा हूं, वो कंट्रोल है, ठीक है। और बिजनेस का मोटा मोटा मतलब है कि हाँ सारी एक्टिविटीज जो बिजनेस में होती हैं, सेल परचेज की, एम्प्लॉइज हैं, सारी चीजें चल रही हैं, सेल परचेज हो रही है, बिजनेस रन हो रहा है, वो हमारा एक बिजनेस है, उसको हम कहेंगे कि हाँ ये बिजनेस है। डेफिनेशन क्या है आगे चल के समझ लेंगे। तो अगर कंट्रोल आपका आया है बिजनेस पर तो आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन अकर होगा, इंड एस 103 लगेगा। हाँ कंट्रोल आपने ऑब्टेन किया कैसे है वो एक अलग मैटर है, वो आपका नेट एसेट एक्वायर करके कंट्रोल कर लिया सामने वाले को, या उसके सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट करके कंट्रोल कर लिया, या फिर आपने उसके अंदर अपने बंदे बिठा दिए, उस तरीके से आप कंट्रोल कर रहे हो, वो एक अलग बात है। कंट्रोल आ गया ना, बिजनेस पर आया है ना, बस इंड एस 103 लग जाएगा। कंट्रोल आया है ना, बिजनेस पर आया है ना, 103 लग जाएगा। कैसे आया है वो अलग मैटर है, वो ज्यादा मुद्दे की बात नहीं है 103 एप्लीकेबल होने के लिए। कैसे आया है वो तो 3-4 तरीके हैं, नेट एसेट है, सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट है, अदरवाइज बंदे बिठा कर सकते हो। चलिए सर आगे की बात करें। अच्छा अब जब हमने कहा कि भाई
ये कंट्रोल एक्वायर करोगे एंड कंट्रोल एक्वायर करोगे, कंट्रोल एक्वायर करोगे, बार बार हम ये चीज बोल रहे थे। कैसे करेंगे भाई? कंट्रोल ऐसा आएगा क्या? कंट्रोल एक्वायर करने का क्या तरीका होगा? सर गन पॉइंट पे कंट्रोल एक्वायर करेंगे क्या, कि जाएंगे और जो है वो गन रखेंगे और गद्दी से उठा देंगे मालिक को और बैठ जाएंगे और सारे बिजनेस को हाईजैक कर लेंगे? एक तो ये तरीका होता है, डेफिनेटली गलत तरीका है, ये फॉलो नहीं करा जाएगा इंड AS 103 के हिसाब से। फिर सर कैसे कंट्रोल एक्वायर करेंगे? तो भाई सामने वाले की एसेट लायबिलिटी पर कंट्रोल एक्वायर करने के लिए हमें भी कुछ देना पड़ेगा ना, कंसीडरेशन पे करना पड़ेगा ना। तो बस कंसीडरेशन पे कर कर हम कंट्रोल एक्वायर करेंगे। सर कैसे? हम कंट्रोल एक्वायर करने के लिए सामने वाले को कैश दे सकते हैं या कैश इक्विवेलेंट दे सकते हैं, कैश जैसी कोई चीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि सर आपके शेयर्स हम परचेज कर रहे हैं और उसके बदले हम आपको कैश दे देते, अभी बताओ कितने पैसे। सामने वाली एंटिटी के जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने बोला ठीक है 100 करोड़ रुपए दो और हम आपको शेयर अपने बेच देंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है कंट्रोल ऑब्टेन करने का। मैं गया वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के पास में, चलो रिलायंस के एग्जांपल ले लेते हैं। मैं गया मुकेश अंबानी के साहब के सामने और मैंने कहा सर आप मुझे अपने शेयर्स बेच दीजिए जो रिलायंस के आपके पास हैं, मैं रिलायंस को अब कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं कौन, एक्स लिमिटेड। और उन्होंने कहा ठीक है इतने करोड़ रुपए आप मुझे दे दो। मैंने हैंड टू हैंड दे दिए और कंट्रोल एक्वायर कर लिया। ठीक है, या फिर मैं गया मुकेश अंबानी साहब के पास, उनसे मैंने कहा कि सर आप मुझे जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो 90% शेयर आपके पास है वो आप मुझे दे दो, मैं आपको पैसा दे दूंगा लेकिन अभी नहीं दे रहा, मैं बाद में दे दूंगा, 1 साल के बाद दे दूंगा। ठीक है, उधार छोड़ दो सर मेरे ऊपर, लेकिन शेयर मुझे आज ही दे दो। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या फिर तीसरा तरीका, मैं गया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर होल्डर मुकेश अंबानी के साहब के पास में, उनसे कहा कि सर आप मुझे अपने जो 90% शेयर्स हैं वो आप मुझे दे दो और मैं आपको ना कुछ पैसे तो अभी दे देता हूं, 100 करोड़ तो मुझसे आप अभी ले लो, 100 करोड़ मुझसे आप अभी ले लो और 10 करोड़ रुपए मैं आपको 1 साल के बाद दूंगा अगर आपकी कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 20% से ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिखाया तो। अगर आपकी कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 20% से ज्यादा प्रॉफिट कमाकर दिखाया तो मैं आपको 1 साल के बाद 10 करोड़ रुपए दूंगा। अगर 20% ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया तो 10 करोड़ रुपए मैं आपको नहीं दूंगा। फिर सिर्फ जो 100 करोड़ रुपए मैंने आपको दे रखे थे बस वही दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब कंटिंजेंट कंसिडरेशन जो आपका कंडीशन बेस्ड होगा। ठीक है, कंसिडरेशन ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपकी कंपनी ने अगर इतना शेयर्स इतना % से ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया तो मैं आपको इतने रुपए और दूंगा, अगर ये कंडीशन अचीव नहीं हुई तो पैसे नहीं दूंगा। उसको क्या बोलेंगे? कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। या फिर मैं कुछ अदर एसेट अपनी दे सकता हूं, भाई कैश के अलावा कुछ और एसेट अपनी दे दूं। ठीक है, नेट एसेट दैट कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस, कोई बिजनेस ही मैं अपना बेच दूं सामने वाली एंटिटी को परचेज करने के लिए, अपना जो बिजनेस है वो मैं बेच दूं, कोई अपना बिजनेस, मतलब कंसिडरेशन देना है, कुछ भी देना है आपको। ठीक है, या फिर इनकरिंग लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी मैं इनकर कर लूं सामने वाले की, उसके बदले में सामने वाले से शेयर एक्वायर कर लूं, या फिर उसको अपनी कंपनी के शेयर दे दूं। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 90% शेयर एक्वायर करे और मुकेश अंबानी साहब को एक्स लिमिटेड के शेयर दे दिए कि आप मुझे 90% शेयर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हैं वो आप मुझे दे दो, एक्स लिमिटेड को दे दो, और एक्स लिमिटेड आपको उसके बदले में कैश ना देकर अपनी कंपनी के कुछ शेयर दे देगी। ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर मोर देन वन टाइप ऑफ कंसिडरेशन, इन सबका मिक्स दे दूं, कुछ ये दे दिया, कुछ ये दे दिया, कुछ ये दे दिया, कुछ ये दे दिया, सब कुछ थोड़ा 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 करके दे दिया कि कुछ तो कैश अभी दे दिया, कुछ कैश उधार छोड़ दिया कि 1 साल के बाद देंगे, कुछ कैश हम जब देंगे जब 20% ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी आपकी कंपनी, और कुछ मैंने कहा कि भाई साहब आपको इक्विटी शेयर दे देते हैं कुछ। ठीक है, वो चीजें आपकी आएंगी। इस तरीके से हम मोर देन वन टाइप ऑफ कंसिडरेशन भी दे सकते हैं। या फिर विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, विदाउट कंसिडरेशन भी तो कंट्रोल एक्वायर कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि कुछ देना ही पड़ेगा तभी कंट्रोल आता है। विदाउट कंसिडरेशन, जब हम
बोर्ड मेंबर में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपने डायरेक्टर बिठाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वहां पे हम सामने वाली एंटिटी को या उसके शेयर होल्डर को कुछ पैसा कंसिडरेशन नहीं देते हैं, वहां तो बस सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बेस पे आपका क्या हो गया, कंट्रोल ऑब्टेन कर लिया। तो कंट्रोल ऑब्टेन कंसिडरेशन देकर भी हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। जनरली क्या होता है, आपका कंसिडरेशन दिया जाता है, उससे आपका कंट्रोल आता है, लेकिन कंट्रोल आने के लिए कंसिडरेशन ही देना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ में आती है? और ये सारी चीजें कैश, कंटिंजेंट कंसिडरेशन, ठीक है, अदर असेट, इनकरिंग लायबिलिटी, शेयर, ये किसको भाई, ऑनर ऑफ एक्वायरी, सामने वाली कंपनी के ऑनर्स को आप दोगे, ऑनर्स को ही तो दोगे भाई, उन्हीं से तो शेयर परचेज कर रहे हो। अभी मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक हैं मुकेश अंबानी, MA मुकेश अंबानी साहब, ठीक है, उनके पास जाऊंगा ना, उनसे कहूंगा भाई तुम्हारे पास जो शेयर्स हैं वो मुझे बेच दो, मुझसे कुछ पैसे ले लो, तो ऑनर्स ऑफ द एक्वायरी, उनको आप देते हो ये सारी चीजें, तो वो आपका क्या होगा, परचेज कंसिडरेशन। ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें आपकी परचेज कंसिडरेशन। बात समझ में आती है? चलिए सर, ये आपकी बात समझ में आ गई। चलिए आइए, ये एग्जाम्पल है एक, ये एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल क्या है सर, ये एग्जाम्पल है आपका एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है। जब इंड AS 103 हम लगाते हैं उस दिन हम किस तरीके से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। यहां पर मैंने एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे, बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल। ऐसा एग्जाम्पल कभी जो है पेपर में नहीं आएगा, आपके कभी पेपर में नहीं आएगा। सर फिर क्यों करा रहे हो? यहां से हम ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो जो चीजें मैंने आपको बताई थी 11th क्लास वाली की एंट्री पड़ती है, और उसके बाद में फिर हम जो है बैलेंस शीट में एसेट दिखाते हैं, लायबिलिटी दिखाते हैं, वो 11th क्लास वाली बात इंड AS 103 में कैसे अप्लाई होती है, वो चीज हम समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप बिल्कुल फोकस बना के चलना, एक एक चीज पर पूरा ऑपरेशन करके, एनालिसिस करके डिटेल में सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल तसल्ली से करेंगे, बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल ध्यान से। ये मैंने आपको स्टैंड अलोन बैलेंस शीट दी हुई है। स्टैंड अलोन बैलेंस शीट क्या होती है सर? स्टैंड अलोन बैलेंस शीट होती है मेरी अपनी बैलेंस शीट, जिसमें मेरे अपने एसेट आ रहे होते हैं, सिर्फ मेरे अपने एसेट। सामने वाली कंपनी जिसको मैंने एक्वायर किया है, जिसपे कंट्रोल एक्वायर किया है, उसके एसेट अभी नहीं है इसमें, सिर्फ मेरे हैं, जिनको मैं ओन्ड एंड कंट्रोल करता हूं। ओन्ड मतलब खरीदे हुए हैं और उनको कंट्रोल करता हूं, ठीक है। और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कौन से एसेट आते हैं सर? ओन्ड एंड कंट्रोल्ड प्लस कंट्रोल्ड। ओन्ड एंड कंट्रोल वो जो मैंने खुद खरीदे हैं, मेरी अपनी बैलेंस शीट जो नॉर्मल बनती है वो भाई मैंने एसेट खुद खरीदे, उन पे मैं कंट्रोल भी करता हूं। प्लस जो सामने वाली की कंपनी है उसके जो एसेट है वो मैंने ओन्ड तो नहीं करे, लेकिन कंट्रोल करता हूं मैं, क्योंकि मैंने वहां पे उस कंपनी के 60%, 70% या 100% शेयर खरीदे हुए हैं, तो मैंने वहां एसेट नहीं परचेज किया है, वहां पर शेयर परचेज किया होता है। बात समझ में आती है? तो जो CFS में आता है वो मैंने आपसे बोला ओन्ड प्लस कंट्रोल्ड, ये तो आते ही हैं, ये तो मेरे अपने हो गए, प्लस कंट्रोल्ड वाले एसेट जो सामने वाली कंपनी के हैं। सामने वाली कंपनी A लिमिटेड ने B लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, तो A लिमिटेड ने B लिमिटेड को अगर एक्वायर किया है तो मान लो उसने 60%, 70% शेयर्स दिए हैं, शेयर्स परचेज करे उनके शेयर होल्डर से, ठीक है। उन शेयर को परचेज करने की वजह से सामने वाली कंपनी के असेट्स पर मेरा कंट्रोल आ गया। क्या मैंने डायरेक्टली असेट परचेज किए होते? नहीं, डायरेक्टली असेट परचेज नहीं करे हैं, मैंने शेयर परचेज करे हैं उस कंपनी के। उस शेयर परचेज करने की वजह से मेरा उनकी एसेट पर कंट्रोल आ गया। बात समझ में आती है? तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से एसेट्स आते हैं हमारे? ओन्ड एंड कंट्रोल्ड प्लस कंट्रोल्ड। बात समझ में आती है? और जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें सिर्फ आते हैं ओन्ड एंड कंट्रोल्ड, जो मैंने खरीदे हैं इस वजह से मैं कंट्रोल कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मैंने फिर भी आपको बता दी, बाकी तो हम यहां से समझ लेंगे, ठीक है। कहता है स्टैंड अलोन बैलेंस शीट दे रखी है आपको 31 मार्च 2025 की। सर पेरेंट की दे रखी है और सब्सिडरी की दे रखी है। पेरेंट को मैंने आपसे बोला था एक्वायरर भी बोलते हूं मैं, ठीक है, और इसको मैं बोलता हूं एक्वायरी। सब्सिडरी को क्या बोलते हैं हम? एक्वायरी, ठीक है।
सब्सिडरी कब बोलते हैं और एक्वायरी कब बोलते हैं, इसका मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। इंड एस 110 जब लगाते हैं तो हम पेरेंट सब्सिडरी वर्ड बोला करते हैं। जब इंड एस 103 लगाते हैं उस टाइम पर हम एक्वायरर और एक्वायरी वर्ड बोला करते हैं। एंटिटी दोनों एक्चुअल में सेम ही है, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। इंड एस 103 बोलता है जो एक्वायरर है, जिसने एक्वायर किया है, एक्वायर करने के बाद अब वो मेरी सब्सिडरी बन गई, मतलब सामने वाली एंटिटी पहले मेरी एक्वायरी होती है, ठीक है। एक्वायर कर लेने के बाद वो एक्वायरी अब एक्वायरी नहीं रही, अब वो सब्सिडरी बन गई। मतलब एक्वायरी जो है ऑन द डे जब इंड एस 103 लगता है उस दिन वो एक्वायरी मानी जाती है। उसके बाद लेटर ऑन उसको हम सब्सिडरी बोला करते हैं। भाई एक्वायर तो अब एक बार कर लिया ना, अब ये सब्सिडरी बन गई। ऐसी एक्वायरर, जो कंपनी एक्वायर कर रही है सामने वाले को, तो वो जिस दिन एक्वायर कर रही है उस दिन वो एंटिटी एक्वायरर बोली जाती है। और लेटर ऑन वो अब तो कर लिया ना एक्वायर, अब मैं कौन बन गया, उस सामने वाली कंपनी का पेरेंट बन गया, ठीक है। चलिए, हमने कहा सर पीपी है 5 लाख रुपए की और सब्सिडरी की पीपी है 2 लाख रुपए की। हमने कहा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, ये जो सब्सिडरी है इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 2,10,000 रुपए की। अभी जितना मैं समझा रहा हूं ना उतना समझना, अभी तीर के निशान कहां से कहां जा रहे हैं, क्या लिखा है वो मत देखना। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 100% मैंने शेयर परचेज करे हुए 2,10,000 रुपए में, लेट सपोज, ठीक है। तो मेरे लिए क्या हो गई, मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट हो गई ना। पेरेंट तो क्या दिखाएगा, असेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिखाएगा, 2,10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, सब्सिडरी ने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, ठीक है, तो इसको हटा दो। उसके बाद में डेटर्स हैं, पेरेंट के कितने हैं डेटर सर 1 लाख रुपए के, सब्सिडरी के कितने हैं 70,000 रुपए के। असेट का टोटल लगा दिया। उसके बाद में सर शेयर कैपिटल है, पेरेंट की कितनी है सर 6 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, सब्सिडरी की कितनी है सर 1.5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है। इक्विटी, अच्छा ये इक्विटी एक्चुअल में क्या है ना, ये आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको ठीक कर देता हूं। ये एक्चुअली अदर इक्विटी है, ठीक है। ये क्या है आपकी अदर इक्विटी। अदर इक्विटी को मैं बोल सकता हूं रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी पे ना जाए तो ये आप समझ लो जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है हमारा, ये वो है। चलिए, ये आपकी क्या है अदर इक्विटी, ठीक है। कितनी है 2 लाख रुपए की और 60,000 रुपए की। क्रेडिटर्स हैं हमारे 10,000 रुपए के और 60,000 रुपए के। क्रेडिटर्स कितने हैं सब्सिडरी के 60,000 रुपए के और पेरेंट के कितने हैं 10,000 रुपए के, ठीक है। इस तरीके से हमने लायबिलिटी का भी टोटल लगा दिया, ठीक है। तो इसमें ये आपकी इक्विटी हो गई और ये आपकी लायबिलिटी हो गई। मतलब मैंने क्या करा, लायबिलिटी एसेट के नाम पर एक एसेट ले ली डेटर, लायबिलिटी के नाम पर एक लायबिलिटी ले ली क्रेडिटर, एक पीपी ले लिया और एक मैंने इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, ये तो होगा ही डेफिनेटली जब मैंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। सिंपल सी बैलेंस शीट है, तीन हेड की बैलेंस शीट है। चलिए, उसके बाद मैंने कहा पेरेंट ने परचेज करे 100% इक्विटी शेयर ऑफ सब्सिडरी, जो कि आपको यहां से भी दिख रहा है। कहता है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड पास जर्नल एंट्रीज। कहता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप बनाओ कब, 31 मार्च 2025 को, जिस दिन मैंने एक्वायर किया है उस दिन जो बैलेंस शीट बनेगी कंसोलिडेटेड, वो बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। और जर्नल एंट्री पास करो कंसोलिडेट करने की, ठीक है सर क्या पीएल नहीं बनाना आज के दिन का? आप कहोगे सर पीएल क्योंकि आपने दिया नहीं है इस वजह से नहीं बनाना। वो तो रीजन नहीं है, रीजन ये है पीएल ना बनाने का कि पीएल बनता ही नहीं है। इंड एस 103 कहता है कि भाई साहब पीएल नहीं बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी। इस दिन आज सिर्फ बैलेंस शीट आपको बनानी होती है, ठीक है। पीएल नहीं बनाना होता है, सिर्फ बैलेंस शीट आपको बनानी होती है एज पर इंड एस 103 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। कंसोलिडेटेड पीएल वगैरह कब बनते हैं, इंड एस 110 जब हम बनाते हैं, ठीक है। तो वहां पे लेटर ऑन देखेंगे, वहां पर जब मैं आपको बताऊंगा कंसोलिडेटेड पीएल, तब मैं आपको लिंक कराऊंगा कि इंड एस 103 में पीएल कंसोलिडेटेड क्यों नहीं बनता है। वो चीज अभी नहीं समझा सकता। अभी जितना मैं आपसे कह रहा हूं उतना आप एब्जॉर्व कर लो, लॉजिक बाद में बताऊंगा।
जब मैं 110 पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इंडेस 103 कहता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। बात समझ में आती है? चलिए अब इस पर हम एनालिसिस करते हैं। मुझे आप बताइए, इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 2,10,000, जब मैंने 100% इन्वेस्टमेंट करी 2,10,000 रुपए की, तो ये इन्वेस्टमेंट के बदले मैंने कहां इन्वेस्टमेंट करी होगी? डेफिनेटली ये जो 2,10,000 रुपए हैं, ये कहीं ना कहीं मैंने इसकी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी में इन्वेस्ट किया होगा। इस 2,10,000 के बदले मेरा कंट्रोल कहां पर आया है? इन 2,10,000 के जब मैंने शेयर 100% परचेज करे, तो सामने वाली एंटिटी के असेट्स और सामने वाली एंटिटी की लायबिलिटी, इस पर कंट्रोल आया मेरा। सर असेट क्या है और लायबिलिटी क्या है इनकी? भाई पीपी और डेटर, सामने वाली कंपनी मतलब सब्सिडरी की एसेट हो गई, और जो 60,000 रुपए के क्रेडिटर हैं ये सामने वाली कंपनी की लायबिलिटी हो गई। तो क्या पीपीई, डेटर और क्रेडिटर, सामने वाली की असेट एंड लायबिलिटीज पर मेरा कंट्रोल आया है इन 2,10,000 रुपए के शेयर परचेज करने से? भाई मैंने आज 2,10,000 रुपए की आपकी कंपनी के 100% शेयर परचेज कर लिए। अब इससे आउटकम क्या निकला? इससे आउटकम ये निकला कि आपकी कंपनी की असेट एंड लायबिलिटीज पर मेरा कंट्रोल आ गया। और इंडेस क्या कहता है? इंडेस कहता है अगर आपका कंट्रोल है सामने वाली कंपनी की असेट एंड लायबिलिटीज पर, तो सामने वाली कंपनी की असेट एंड लायबिलिटी आप अपनी बैलेंस शीट में दिखाओ ना। जैसे आप अपनी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में दिखाते हो कि भी मेरी इतनी असेट है, इतनी लायबिलिटीज हैं, तो आपका क्योंकि उस पर कंट्रोल होता है तो आप अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हो। अगर किसी वजह से ऐसा कुछ हो गया कि आपका कंट्रोल सामने वाली कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटीज पर भी आ गया है, तो वो सामने वाली कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटीज भी आप अपने साथ में मिक्स करके दिखाओ। बात समझ में आती है? यही मैंने आपको लॉजिक बताया था। अब ये चीज करेंगे कैसे, उस पर हम बात कर रहे हैं। चलिए, मैंने कहा सर 2,10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट ये हमने कहां करी है? सामने वाली कंपनी की नेट असेट में, सामने वाली कंपनी की नेट असेट में इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। सामने वाली कंपनी की नेट असेट, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी? क्या मैं शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी को नेट असेट कह सकता हूं? भाई जितनी भी ग्रॉस असेट है उसमें से अगर मैं लायबिलिटी माइनस कर दूंगा, जितनी भी ग्रॉस असेट है उसमें से अगर मैं लायबिलिटी माइनस कर दूंगा तो नेट असेट आ जाएगी। भाई नेट असेट में किसको बोलता हूं? सामने वाली की असेट माइनस लायबिलिटी को नेट असेट बोलते हैं, ठीक है। सर आप कहना चाहते हो 2 लाख प्लस 70,000 कितना हो गया? 2,70,000 माइनस 60,000, तो सर ये आ गया 2,10,000। ये 2,10,000 क्या है भाई? ये 1.5 लाख प्लस 60,000 का ही तो सम है, मतलब शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी का ही तो सम है। तो इसका मतलब मैं नेट असेट कैसे भी निकाल सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं भाई साहब ग्रॉस असेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू नेट असेट, या फिर मैं कह सकता हूं शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी इक्वल टू नेट असेट। बात समझ में आती है? चलिए, ये तो मैंने इंटरप्रिटेशन आपको बताई है कि इस तरीके से हम चीजों को निकाल सकते हैं। चलिए, अच्छा अब अगली बात समझते हैं। मैंने कहा बाय इन्वेस्टिंग 2,10,000, जैसे ही मैंने 2,10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी सब्सिडरी के शेयर्स में, एक्चुअल में क्या हुआ होगा पता है? एक्चुअल में क्या हुआ होगा? एक्चुअल में मैं गया होऊंगा पेरेंट सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास, उनके पास जाकर मैंने कहा होगा सब्सिडरी के शेयर मुझे दे दो। तो मैंने पैसा किसको दिया होगा? सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को ये रहती है कि 2,10,000 रुपए जब इन्वेस्टमेंट परचेज करी सर, तो एंट्री करी होगी हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री तो समझ में आती है। एंट्री कहां करी होगी हमने? अपनी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में। भाई कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट आप परचेज करते हो, एंट्री क्या करते हो? वही एंट्री बता रहा हूं, कुछ नया नहीं बता रहा। भाई नॉर्मल आप इन्वेस्टमेंट कोई भी परचेज करते हो, आप एंट्री करते हो भाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इसका बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट जाता है? बैलेंस शीट में से बैंक कम हो जाता है आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से कम कर देते हो और इन्वेस्टमेंट के नाम पे असेट में बढ़ा देते हो। यही एंट्री करते हो। यहां तक तो आपके समझ में आती है। अब बच्चे का क्वेश्चन क्या आता है कि सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक जब किया तो ये बैंक से पैसे दिए? बिल्कुल सर दिए। सर ये बैंक से पैसे किसके पास गए होंगे? क्या ये मैं सब्सिडरी कंपनी के पास गए होंगे क्या पैसे, या फिर सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास गए होंगे? और इस एंट्री से सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ेगा? सर अगर हमने एक एंट्री करी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो पेरेंट में तो ये एंट्री आ गई, सामने वाली सब्सिडरी कंपनी इसकी क्या एंट्री पास करेगी? ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए
पहले इन क्वेश्चंस को हम रिजॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे की बात को समझेंगे, क्योंकि अगर ये वाला डाउट आपका एज इट इज रह गया तो आपको दिक्कत बहुत ज्यादा आने वाली है। चलिए, मैंने एक बैलेंस शीट बनाई है, मैंने एक बैलेंस शीट बनाई है ना, मैंने एक बैलेंस शीट बनाई, पीपी 1,00,000 रुपए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट 100% शेयर, अभी कुछ नहीं, ठीक है, कैश 5,00,000 रुपए, ठीक है, डेटर 2,00,000 रुपए, ठीक है। बैलेंस शीट का टोटल कितना आ गया? 5 और 2 7 और 1 8,00,000। ध्यान से समझते रहना मैं क्या बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनते रहना, फोकस नहीं हटना चाहिए। चलिए, शेयर कैपिटल ले लेते हैं लमसम 5,00,000 रुपए, ठीक है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। अदर इक्विटी हम ले लेते हैं, मान लो 1,00,000 रुपए, और क्रेडिटर हम ले लेते हैं, मैं बहुत रफली बता रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक पॉइंट ही समझाना है, लेकिन वो समझाने के लिए पूरी बैलेंस शीट एक स्पेसिमेन बनानी पड़ेगी। 5 और 1 6 और 2,00,000, 8,00,000 रुपए ये बैलेंस शीट का टोटल हो गया। अब ध्यान से सुनना, 8,00,000 रुपए की यहां पर हमने बैलेंस शीट में टोटल दिखाया। बैलेंस शीट ये कैसी है? बिफोर एक्विजिशन। चलिए सर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप सर कहना क्या चाहते हो? भाई मैंने कहा मैंने सामने वाली कंपनी के 100% शेयर, सामने वाली कंपनी के 100% शेयर मैंने कितने पैसे में खरीद लिए? मैंने खरीद लिए लेट सपोज 2.5 लाख रुपए में, या सर 2.5 लाख मत लो, कुछ ऐसा राउंड फिगर ले लो। चलिए, मैंने मान लो कहा मैंने सामने वाली कंपनी के 100% शेयर परचेज कर लिए 1,00,000 रुपए में, 1,00,000 रुपए ले लेते, ठीक है, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैं एंट्री क्या करूंगा? सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही एंट्री करूंगा, 1,00,000 रुपए 1,00,000 रुपए, तो मेरी इन्वेस्टमेंट तो प्लस हो जाएगी 1,00,000 रुपए से, और कैश माइनस हो जाएगा 1,00,000 रुपए से, ठीक है। तो अल्टीमेटली रिवाइज फिगर कैसी आ जाएंगी? सर रिवाइज फिगर आ जाएंगी, ये तो एज इट इज ये 1,00,000 और ये हो जाएगा इक्वल टू 4,00,000, ठीक है, और ये एज इट इज रहेगा। तो 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8, तो बैलेंस शीट का टोटल सेम रहेगा। भाई इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपए की प्लस हो जाएगी और कैश में से 1,00,000 रुपए माइनस हो जाएगा, कैश 4,00,000 रुपए रह जाएगा, यही होगा आफ्टर एक्विजिशन। ये एंट्री कर दूंगा। सर ये पैसा किसके पास गया होगा? तो भाई ये पैसा गया होगा शेयर होल्डर ऑफ सब्सिडरी, ये सब्सिडरी के शेयर होल्डर के पास पैसा गया होगा। बात समझ में आती है? सर सब्सिडरी के शेयर होल्डर के पास अगर पैसा गया होगा तो अब इसकी एंट्री सब्सिडरी कंपनी क्या पास करेगी? कुछ पास नहीं करेगी, उसे कोई मतलब नहीं। मुझे आप बताओ, मान लो यही बैलेंस शीट सब्सिडरी की है, मैं एक लमसम बैलेंस शीट बना लेता हूं एक और सब्सिडरी की बैलेंस शीट बनाते हैं। भाई सब्सिडरी के बैलेंस शीट में मान लो मैंने लिखा पीपी 1,00,000 रुपए, डेटर 50,000 रुपए, ठीक है, ये आपका 1.5 लाख बैलेंस शीट का टोटल, और शेयर कैपिटल 1.5 लाख रुपए, लेट सपोज पूरी 1.5 लाख रुपए ही शेयर कैपिटल है और कोई एंट्री नहीं है। ये 1.5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल मल्टीपल बहुत सारे शेयर होल्डर्स के पास होगी। ये 1.5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल मल्टीपल बहुत सारे शेयर होल्डर्स के पास होगी। वो शेयर होल्डर लोग आपस में एक दूसरे को शेयर परचेज कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, डेली का आपका शेयर सेल परचेज होता रहता है। तो बताओ इस कंपनी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। क्या इस कंपनी के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है कि ये शेयर कैपिटल किसके पास है? मतलब ही नहीं उसको। मैंने तो अपनी कंपनी के मान लो 1.5 लाख रुपए में 15,000 शेयर 10 रुपए वाले मैंने एक बार अलॉट करे, उसकी एंट्री मैंने पास कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
फर्स्ट डे पर बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल फर्स्ट डे पर एक एंट्री पास कर दी होगी। उसके बाद अब ये शेयर कैपिटल किसके पास है, कौन शेयर परचेज कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, सबके नाम से थोड़ी दिखाता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर जब मैंने अपनी सब्सिडरी के शेयर परचेज करे और एंट्री पास करी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख, इसकी एंट्री एक्वायरर तो अपनी बैलेंस शीट में करेगा, एक्वायरर तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेगा कि भाई साहब 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सामने वाली कंपनी के शेयर परचेज करना, और क्या इससे 1 लाख रुपए कम कर दिया। लेकिन इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री आपका सब्सिडरी की बैलेंस शीट में नहीं डलेगी, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी शेयर कैपिटल के कितने शेयर होल्डर्स के पास है। आज मेरे पास, आज आपके पास अगर ऐसी एंट्री करने लगी वो तो पागल हो जाएगी और कंपनी को शेयर एंट्री करनी भी नहीं होती है। बात समझ में आती है। लेकिन सर फिर भी कुछ तो एंट्री होगी ना इसकी, तो भाई हाँ एंट्री होगी। वो किस में होगी? शेयर होल्डर के बुक्स में, शेयर होल्डर की बुक्स में एंट्री होगी। शेयर होल्डर मान लो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे इंडेस ही नहीं लगता भाई, तो आप भूल ही जाओ। शेयर होल्डर इंडिविजुअल अगर होगा तो वो इसकी क्या एंट्री करेगा? वो कहेगा भाई साहब बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख, कि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी मुझे, मतलब मैं कौन हूं? एक्स लिमिटेड जो पेरेंट है, ठीक है, उसने मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी तो उसके पास पैसा आ जाएगा, तो वो क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट को खत्म कर देगा। और मैं क्या एंट्री करूंगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लूंगा। भाई उसके शेयर जो थे उसने बेच दिए, तो इसका मतलब वो जो शेयर थे वो उसकी इन्वेस्टमेंट थी, उसकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, बेच दी, उसके पास बैंक से पैसा आ गया 1 लाख, और मैंने उसके शेयर परचेज कर लिए, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख 1 लाख। बात समझ में आती है यहां तक कि हम इस तरीके से एंट्री कर लेंगे। अच्छा सर, अगर मान लो हमने भी किसी कंपनी से परचेज करे होते तो भाई वो कंपनी भी यही एंट्री करती, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही एंट्री पास करती, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट सेल करने पे क्या एंट्री होती है? दैट्स इट, वही मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नया नहीं बता रहा, कुछ अलग नहीं बता रहा। इन्वेस्टमेंट सेल करने पे क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट परचेज करने पे क्या एंट्री होती है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बात समझ में आती है? चलिए, तो मैंने यहां से आपको बताया कि भाई उसकी बैलेंस शीट पर, सब्सिडरी की बैलेंस शीट पर इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके शेयर कहां हैं। और ये जो पैसा जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो पैसा जाएगा, ये पैसा जाएगा शेयर होल्डर को, ना कि कंपनी के बैंक अकाउंट में। मतलब सब्सिडरी कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, बल्कि शेयर होल्डर के पास जाएगा ये पैसा। सब्सिडरी कंपनी इसकी कोई एंट्री नहीं करेगी। लेकिन सर कोई केस ऐसा भी तो हो सकता है कि सब्सिडरी कंपनी जो है इसकी एंट्री करे। हां, अगर सब्सिडरी कंपनी मुझे फ्रेश इशू कर रही है, कोई फ्रेश इशू कर रही है शेयर, नॉर्मल केस में बता रहा हूं, ठीक है, आपके माइंड से डाउट ताकि 100% क्लियर हो जाए, इसलिए मैं एक नॉर्मल केस बता रहा हूं। मान लो सब्सिडरी कंपनी मुझे एक फ्रेश इशू करती है, न्यू शेयर कैपिटल इशू करती है फ्रेश, जो मैंने उसके शेयर होल्डर से परचेज नहीं करे शेयर, बल्कि कंपनी ने डायरेक्टली मुझे अलॉट करे हैं शेयर। तो उस केस में सब्सिडरी कंपनी क्या एंट्री करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भाई जितना पैसे में मुझसे अलॉट करे होंगे वो पैसा कंपनी के, सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट में आ जाएगा और उतने अमाउंट से उसकी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। लेकिन जो शेयर कैपिटल ऑलरेडी इशूड है और मैं उसके शेयर होल्डर से जाके परचेज कर रहा हूं, उसकी एंट्री सब्सिडरी का नहीं करनी। आपको सोचो ना, ट्रांजैक्शन किसके और किसके बीच में हो रही है? होल्डिंग कंपनी एंड शेयर होल्डर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, ना कि होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। जब मैं शेयर होल्डर से जाके शेयर परचेज करता हूं तो ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रही है? होल्डिंग कंपनी, एक्वायरर एंड शेयर होल्डर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो यहां पर शेयर होल्डर ऑफ सब्सिडरी कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है और सब्सिडरी कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है। दोनों आपस में एक ही एंटिटी नहीं है, ये आप जानते हो। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, सेपरेट टाइटल होता है, तो बुक्स भी सबकी अलग होती हैं। बात समझ में आती है? तो इस वजह से एंट्री सब्सिडरी कंपनी में नहीं होती। मैंने बहुत सारे रीजन दे देकर आपको ये वाली बात समझा दी। चलिए अब मैं अपने इस पॉइंट पे आता हूं। मैंने कहा इन्वेस्टिंग 2,10,000 रुपए इन सब्सिडरी शेयर, पेरेंट ऑब्टेन कंट्रोल ओवर असेट ऑफ सब्सिडरी एंड ऑब्लिग्ड फॉर एसोसिएटेड लायबिलिटी। भाई जैसे ही मैंने कहा 2,10,000 रुपए मैंने सामने वाली सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी, उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी, तो इनडायरेक्टली मेरा उसकी असेट और लायबिलिटीज पर कंट्रोल आ गया, असेट पर कंट्रोल आ गया और उन असेट के साथ साथ एसोसिएटेड लायबिलिटीज थी वो भी मुझे झेलनी पड़ेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? नेट असेट पर कंट्रोल आ गया। ठीक है,
ठीक है, ठीक है, ऑब्टेन कंट्रोल ओवर असेट ऑफ सब्सिडरी एंड ऑब्लिगेट फॉर एसोसिएटेड लायबिलिटी, ठीक है सर। सो इफ पेरेंट रिप्रेजेंटिंग 2,10,000 एज सिंगल लाइन आइटम, भाई अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस 2,10,000 रुपए को एक सिंगल लाइन आइटम में दिखा रहा हूं, अपनी सब्सिडरी में जो इन्वेस्टमेंट की है उसको मैं एक सिंगल लाइन आइटम में दिखा रहा हूं, ठीक है। तो कहता है सिंगल लाइन आइटम में अगर सब्सिडरी में जो इन्वेस्टमेंट करी है उसको आप एक सिंगल लाइन आइटम में दिखा रहे हो, देन इट मींस पेरेंट रिप्रेजेंटिंग ग्रॉस असेट ऑफ सब्सिडरी एंड इट्स लायबिलिटी ऑन नेट बेसिस एज अ सिंगल लाइन आइटम, ठीक है, इन द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम पर। आपसे यही तो कहा था कि आप नेट एसेट क्यों नहीं दिखा सकते। आप अगर ऐसा कर रहे हो कि आप अपनी कंपनी में जिन एसेट्स पर 2,10,000 रुपए के बदले मेरा इस 2 लाख और इस 70,000 माइनस से 60,000 इन एसेट्स पर कंट्रोल आया, इन लाइबिलिटीज पर कंट्रोल आया सामने वाले की, और ये जो कंट्रोल है कैसे आया, 2,10,000 रुपए इन्वेस्ट करके, भाई इनका टोटल भी तो 2,10,000 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 2 लाख प्लस 70,000 माइनस 60,000 ये असेट एंड ये लाइबिलिटी पर मेरा कंट्रोल आया है, और आप इनको अपनी बैलेंस शीट में कैसे दिखा रहे हो, एक सिंगल लाइन आइटम दिखा रहे हो आप 2,10,000 रुपए की। और आपने यहां पर मुझसे खुद बोला था कि हां सर ऐसे नहीं दिखाते हैं, आपने मुझसे यहां पर खुद बोला था कि सर इस तरीके से नेट असेट इस तरीके से नहीं दिखाते। इस पर मैंने कितना डिस्कशन किया था आपसे, अभी कितना ज्यादा मैंने डिस्कशन किया था, मैंने सारा बताया भाई साहब ऐसे नहीं दिखाते, इसके 36 तरह से अपने लॉजिक देखे थे, सारी बातें मैंने आपको बताई थी। और आपने भी मुझसे यही कहा था कि सर ऐसे ही दिखाना होता है, ग्रॉस बेसिस पर पीपी दिखाओ, बॉन्ड दिखाओ, फिर यहां पर क्रेडिटर्स वगैरह दिखाओ, नेट बेसिस पर ऐसे आप दिखाने की बात कर रहे हो। सर आप गलत बात कर रहे हो, ये ऐसे नहीं दिखाते हैं, आपने मुझे बोला था। अब आप यहां पर जब बैलेंस शीट बनाते हो, तो आप कह रहे हो कि भाई साहब इस 2,10,000 रुपए के बदले सामने वाले की एसेट एंड लाइबिलिटीज पर मेरा कंट्रोल आ गया, लेकिन आप फिर भी उसकी एसेट एंड लाइबिलिटी को सिंगल लाइन आइटम में नेट बेसिस पर दिखा रहे हो, जबकि आपको कैसा दिखाना चाहिए, 2,10,000 नहीं दिखाना चाहिए, आपको अपनी बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए इस 2,10,000 के बदले 2 लाख प्लस 70,000 और यहां पर 60,000, ऐसा ही दिखाना चाहिए आपको। लेकिन आप कैसा दिखा रहे हो, सिंगल लाइन आइटम में दिखा रहे हो 2,10,000 इन द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये तो आपने मना करा था मुझसे, कैसा नहीं दिखाना है, बात समझ में आती है। हाँ सर ये बात तो हमने सोची ही नहीं, तो मैंने जो ऊपर 11th क्लास वाली बातें करी थी वो यहां से लिंक कराने के लिए करी थी, ठीक है। तो अब देखिए अगली लाइन दोबारा पढ़ते हैं। मैंने कहा इफ पेरेंट रिप्रेजेंटिंग 2,10,000 एज सिंगल लाइन आइटम इन द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखा रहे, देन इट मींस पेरेंट रिप्रेजेंटिंग ग्रॉस असेट ऑफ सब्सिडरी एंड इट्स लायबिलिटी ऑन नेट बेसिस एज अ सिंगल लाइन आइटम इन द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैसे सर, पीपी प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर करके 2,10,000 आता है सब्सिडरी का। आपको कैसा दिखाना चाहिए था, 2 लाख, आपको कैसा दिखाना चाहिए था, 2 लाख अलग दिखाते, पीपी में ऐड करके, डेटर में अलग ऐड करके दिखाते, क्रेडिटर में अलग ऐड करके दिखाते, तो नेट बेसिस पे अल्टीमेटली 2,10,000 दिखा देते। लेकिन आपने क्या करा, 2,10,000 रुपए दिखाया एज अ सिंगल लाइन आइटम इन द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आती है। ये ऐसा ही हो गया जैसे कि आप ग्रॉस असेट माइनस लाइबिलिटी को एक सिंगल लाइन आइटम में दिखा रहे हो, नेट असेट 1 लाख रुपए, दैट्स इट। तो ऐसे हमें नहीं दिखाना होता है ना, यही इंड AS 103 कहता है। हाउ शुड इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी बी शोन, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी किस तरीके से अब शो करनी चाहिए हमें, उस पर बात करते हैं। तो अब देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, चलिए ये बैलेंस शीट देखते हैं। और इससे पहले भी मैं आपको एक बात बताऊं, सर आपने तो इस तरीके से प्रिटेंड किया चीजों को जैसे कि ये बैलेंस शीट गलत हो पेरेंट की। सर आपने चीजों को हमसे इस तरीके से प्रेजेंट किया कि जैसे कि ये बैलेंस शीट जो बना रखी होती है सब्सिडरी ने, ये गलत होती है। ऐसे तो दिखाया ही नहीं जाता, हमेशा ऐसे ही दिखाना होता है कि इसको हटाकर ये 2 लाख इसमें जोड़ो, ये 70,000 इसमें जोड़ो और ये 60,000 रुपए क्रेडिटर में जोड़ो, और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी नाम से कोई लाइन आइटम आनी नहीं चाहिए। सर आपने तो बिल्कुल इस तरीके से बिहेव करके बताया जैसे गलत है। तो भाई ऐसा नहीं है, वो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपसे कह रहा हूं। ये भी सही है, ये भी अपने आप में सही है, और जो मैं बता रहा हूं कि ये ऐसे ना कर इसको अलग से जोड़ो, इसको ग्रॉस बेसिस पे अलग से जोड़ो और इस 60,000 को अलग से जोड़ो, ये भी सही है, दोनों सही है। तो सर कौन सी बनानी होती है, तो दोनों बनानी होती है।
सर दोनों में से कौन सी सही है? दोनों सही है। सर दोनों बनानी होती हैं तो क्या दोनों हमेशा बनानी होती हैं? हाँ, हमेशा बनानी होती हैं। अब समझना आप मेरी बात, सॉल्यूशन अभी देखेंगे। मतलब वो कहता है कि आपको इंड एस 103 कहता है कि आपको जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वैसे इंड एस है, इंड एस 27, जो बहुत ज्यादा काम का नहीं है, बहुत छोटा सा इंड एस है, 2-3 बातें करता है बस। वो सिंपल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कहता है कि आप जो अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो ना, वो तो वैसे ही बनाते रहो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इंड एस 103 कहता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो आप इंड एस 27 के हिसाब से सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। ये क्या है? ये एक तरह से सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पेरेंट की। ये पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें वो अपनी जो उसकी पीपी है वो दिखा रहा है, और जो उसने इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कर रखी है वो 2,10,000 रुपए दिखा रहा है। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ऐसे ही आएगा, सिंगल लाइन आइटम 2,10,000, दैट्स इट। इसमें कोई गलती नहीं है, कोई खराबी नहीं है, और सब कुछ ओके है, ऐसे ही आएगा। और डेटर अपने जो है वो ऐसे ही आएंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल अपनी आ जाएगी, अदर इक्विटी अपनी आ जाएगी, क्रेडिटर अपने आ जाएंगे। ये नॉर्मल बैलेंस शीट है जो आप हमेशा से बनाते ही हो किसी भी कंपनी की। सिंपल भाई, मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, दैट्स इट। वो कैसे दिखाऊं अपनी बैलेंस शीट में? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में दिखाऊंगा बैलेंस शीट में, सिंगल लाइन आइटम, दैट्स इट। ये तो आपको बनाना ही बनाना है। कहता है इन एडिशन टू स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, इन एडिशन टू स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और बनानी है। इंड एस 103 ये कहता है कि एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपको और बनानी है। उस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, उस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में वो ये कहता है कि जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिंगल लाइन आइटम में दिखाई थी, ऐसे मत दिखाना। आपका इस 2,10,000 रुपए से जिन जिन असेट एंड लाइबिलिटीज पर कंट्रोल आया है, उनको अपनी असेट एंड लाइबिलिटीज में लाइन बाय लाइन आइटम जोड़ करके दिखाओ। बस प्रेजेंटेशन अलग करवा रहा है, इस 2,10,000 रुपए की प्रेजेंटेशन अलग से अलग करवा रहा है। ये 2,10,000 रुपए में ऐसे डायरेक्ट दिखा दूं, या फिर ये 2,10,000 हटा दूं और ये 2 लाख प्लस 70,000 माइनस 60,000 अपनी बैलेंस शीट के रिस्पेक्टिव हेड में जोड़कर दिखा दूं, एक ही तो बात है। तो इंड एस 103 क्या कहता है कि जो आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते हो, बस उसकी प्रेजेंटेशन में एक तरह से चेंज करा रहा हूं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। हाँ, इसमें पॉइंट्स आएंगे, टेक्निकलिटीज आएंगी, कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स देखेंगे, सब देखेंगे, लेकिन वो बात की बात है ना। अभी तो सिंपल चीजें समझे पहले, कॉम्प्लेक्सिटी बाद में डील करेंगे। बात समझ में आती है? चलिए, अब सर बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? तो मैंने कहा भाई देखो, पीपी लिखो पेरेंट की, कितनी? 5 लाख। मतलब देखो, पेरेंट में मैंने कुछ चेंज नहीं करा, कुछ भी चेंज नहीं करा, एज इट इज कॉपी पेस्ट जो मेरी बैलेंस शीट है वो उतार दी, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, कोई भी चेंज नहीं करना, एक पॉइंट का भी इधर से उधर चेंज नहीं करना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने में। ये मैं क्या बना रहा हूं? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ पेरेंट। अच्छा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कौन बनाता है? सर पेरेंट बनाता है। रटने के लिए तो ये बोल सकता हूं, लॉजिक क्या है सर? भाई जो कंट्रोल कर रहा है सामने वाले की एसेट लायबिलिटी को, जिसके पास कंट्रोल है वही तो दिखाएगा कि मेरा इन एसेट पर कंट्रोल है। अगर मैंने सब्सिडरी के 100% शेयर परचेज कर लिए तो पेरेंट का कंट्रोल आया सब्सिडरी के एसेट लायबिलिटी पर, तो पेरेंट ही तो दिखाएगा एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ सब्सिडरी अपने साथ में मिक्स करके। सब्सिडरी कंपनी का पेरेंट के ऊपर थोड़ी कंट्रोल आया है जो सब्सिडरी कंपनी एसेट लायबिलिटी ऑफ पेरेंट अपने साथ कंसोलिडेट करके दिखाए। नहीं, लॉजिक समझ में आया? तो इस वजह से मैंने कहा आपसे पेरेंट बनाता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बात समझ में आती है? वैसे एक सिंपल सी बात है, आपको पता भी है कैसे बनेगी सर। पेरेंट का एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, कुछ चेंज नहीं करना। सब्सिडरी का भी मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, कुछ चेंज नहीं करना। सर फिर चेंज कहां होगा? बस अब पेरेंट के साथ में असेट एंड लायबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी जोड़ते जाओ। ये 2,10,000 हटा दो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ये 2,10,000 रुपए आप हटा दोगे। बात समझ में आती है? जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है वो लाइन आइटम दिखेगी ही नहीं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। इस 2,10,000 के बदले मेरे पास कौन कौन सी असेट पर कंट्रोल आया और कौन कौन सी उन असेट के साथ में लायबिलिटीज एसोसिएटेड हैं, वो आप दिखा दोगे। बात समझ में आती है? तो मैं क्या करूंगा? मैंने कहा एक वर्किंग कि भाई पीपी में कितनी दिखाऊं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में? पीपी दिखाऊंगा मैं अपनी प्लस सब्सिडरी की, 5 लाख प्लस 2 लाख, 7 लाख रुपए।
इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस 2,10,000 के बदले ही तो ये 2 लाख और ये 70,000 वगैरह दिखा रहा हूं, तो ये मैं हटा दूं, इसके बदले मुझे क्या मिला वो दिखाओ। ठीक है, डेटर कितने दिखाऊंगा सर, मेरे अपने 1 लाख प्लस सब्सिडरी के 70,000, 1 लाख प्लस 70,000 बराबर 1,70,000। सर शेयर कैपिटल कितनी दिखाऊं, सर शेयर कैपिटल क्या 6 लाख प्लस 1.5 लाख दिखाऊं क्या, नहीं भाई, शेयर कैपिटल 6 लाख प्लस 1.5 लाख नहीं दिखाएंगे, शेयर कैपिटल ऐड नहीं होती है। ठीक है, इक्विटी ऐड नहीं होती है, 2,60,000 ये भी ऐड नहीं होगी, ये सिर्फ शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट की अपनी आएगी। बात समझ में आती है, नहीं सर समझ में नहीं आती, इसका लॉजिक तो आपने बताया नहीं तो रटा दिया आपने। सर इसका लॉजिक बताओ ना कि सब्सिडरी की शेयर कैपिटल में क्यों ऐड ना करूं, मैं तो सर 6 लाख प्लस 1.5 लाख 7.5 लाख कैपिटल दिखाऊंगा और 2 लाख प्लस 60,000 2,60,000 रुपए इक्विटी दिखाऊंगा, और फिर क्रेडिटर 10,000 प्लस 60,000 70,000 रुपए क्रेडिटर दिखाऊंगा। तो ये तो सर आप कह रहे हो ठीक है, क्रेडिटर में क्रेडिटर जोड़ना ठीक कह रहे हो आप, ठीक है, पीपी में पीपी जोड़ना आप कह रहे हो सर ठीक है, लेकिन कैपिटल में कैपिटल जोड़ना आप कह रहे हो ये नहीं जुड़ेगा, ये तो सर क्या बात हुई, ये तो अजीब सी बात हो गई, ऐसा कैसे हो रहा है, ये क्यों नहीं जुड़ रहा और ये क्यों जुड़ रहे हैं। क्वेश्चन आ रहा दिमाग में या नहीं, नहीं भी आ रहा तो दिमाग में लाओ भाई, इस क्वेश्चन को दिमाग में लाओ तभी तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन अगर दिमाग में नहीं आ रहा तो दिक्कत है, इस क्वेश्चन को दिमाग में लाओ आप अपने। तो अब मेरी बात सुनना मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने आपसे क्या कहा कि जब हम सब्सिडरी के ऊपर कंट्रोल एक्वायर कर लेते हैं तो वो कंट्रोल हमारा उसकी एसेट पर आता है और एसोसिएटेड लायबिलिटी तो साथ में आती है, तो हमारा नेट एसेट पर कंट्रोल आता है। और जब हम सामने वाली कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं, उसकी एसेट एंड लायबिलिटी पर कंट्रोल आ जाता है, तो बेसिक रूल के हिसाब से जिन एसेट लायबिलिटी पर मेरा कंट्रोल है उसको मुझे अपनी बैलेंस शीट में दिखाना होता है। तो मैं अपनी बैलेंस शीट में जो मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अपनी बनाऊंगा उसमें मेरे एसेट एंड लायबिलिटी कैपिटल ये तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस सामने वाली की असेट एंड लायबिलिटीज आ जाएंगी, मतलब उसकी नेट असेट आ जाएंगी। तो जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2 लाख रुपए इसमें पीपी में जोड़कर 7 लाख कर दो और 70,000 रुपए डेटर में जोड़कर 1,70,000 कर दो और क्रेडिटर 60,000 जोड़कर 10,000 में 70,000 कर दो, तो अल्टीमेटली मैंने नेट असेट उसके सामने वाली की एक्वायर कर ली, अपनी बैलेंस शीट में जोड़ दी। ठीक है, सामने वाली की जो नेट असेट है वो जोड़ दी भाई, 2 लाख पीपी जोड़ी, 70,000 डेटर जोड़े, माइनस क्रेडिटर भी तो जोड़े, तो नेट असेट 2,10,000 ही तो जोड़ी अलग अलग हेड में। ठीक है, तो जब मैंने 2,10,000 जोड़ दिया और आप कह रहे हो यहां पर भी सर ये 1.5 लाख और ये 60,000 ये भी इनका टोटल भी 2,10,000 ये भी जोड़ो, तो आप तो डबल नेट असेट जोड़ रहे हो। ऐसे तो बात समझ में आती है। तो सर आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि ये 2 लाख ऐसे ना जोड़कर ये 2 लाख मत जोड़ो, 70,000 मत जोड़ो, 60,000 मत जोड़ो, बल्कि शेयर कैपिटल और इक्विटी में 1.5 लाख जोड़ दो, तब भी आपकी बैलेंस शीट सर मैच हो जाएगी। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, आप असेट एंड लायबिलिटी क्यों जोड़ रहे हो। तो भाई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का जो अल्टीमेट पर्पस है वो यही तो है कि सामने वाले की असेट जिन जिन पर मेरा कंट्रोल है वो दिखाओ। सर बात आपकी समझ में नहीं आ रही, आप एक काम करो, ये वाला तो एग्जांपल जैसा है वैसे ही करो, उसके बाद अलग से आप हमें बताना। चलो अभी मैं तरीका बता दूं, उसके पीछे के लॉजिक अभी और बताएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप 2 लाख रुपए सब्सिडरी की पीपी जोड़ दिया, 70,000 रुपए डेटर जोड़ दिया और क्रेडिटर में 60,000 जोड़ दिया। ठीक है, और अपनी बैलेंस शीट एज इट इज उतार दी, तो हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन गई। तो मैंने कहा पीपी मेरी कितनी आई 7 लाख रुपए, डेटर मेरे कितने आ गए 1,70,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट मेरी कंसोलिडेटेड में से अलग हो गई क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट 2,10,000 रुपए इन द फॉर्म ऑफ 2 लाख प्लस 70,000 माइनस 60,000 के फॉर्म में इन फिगर्स में ऑलरेडी जुड़ी हुई है कंसोलिडेटेड में। तो इस वजह से 2,10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो गई, मेरी अपनी कैपिटल जो है वो 6 लाख रुपए आ गई, अदर इक्विटी 2 लाख रुपए आ गई और क्रेडिटर सर मेरे 70,000 रुपए आ गए। तो आप देखो बैलेंस शीट मेरी मैच हो गई। ये जो फिगर है कंसोलिडेटेड फिगर, ये आपकी क्या है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बात समझ में आती है, ये आपकी क्या है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, अब आपके 2 सवाल। पहला सवाल कि सर ये 2 लाख रुपए जोड़ा, 70,000 जोड़ा, 60,000 जोड़ा, लेकिन ये 1.5 लाख नहीं जोड़ा इस 6 लाख में, ये 60,000 नहीं जोड़ा इस 2 लाख में। ठीक है, पहले सवाल का मैं आपको आंसर देता हूं, फिर दूसरा सवाल उठाएंगे। चलिए मैं पहले सवाल का आंसर देता हूं। इस बैलेंस शीट को मैं कॉपी कर लेता हूं, एक एक चीज, कोई डाउट की गुंजाइश ना बचे उसके लिए मैं सारी कोशिश
करूंगा कि किसी भी तरह का आपको डाउट ना हो। कॉन्सेप्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सारी चीजें डिटेल में समझेंगे, बारीकी से बारीकी वाली चीजें भी डिटेल में समझेंगे। जो चीज 2 सेकंड में समझ में आ सकती है उस पर 10 मिनट तो कम से कम लगाएंगे। कॉन्सेप्ट का सवाल है, कॉन्सेप्ट अगर बिखर गया तो आगे का कुछ समझ नहीं आना, फिर बस रट्टे लगाओगे आप। चलिए, जो मैं अभी चीजें आपको बता रहा हूं ना, ये 80% वेटेज ऑफ इंडेस 103 एंड इंडेस 110, इतना बड़ा जिसका कंटेंट शायद मुझे लगता है 60-70 घंटे का होगा। अभी ये आधे 1 घंटे पौन घंटे में जो चीज बता रहा हूं ये 80% वेटेज कवर करती है। यहां से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना। 100% अटेंडेंस चाहिए मुझे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं इसमें। चलिए, आपने कहा सर जैसे ही मैंने आपसे कहा कि भाई नेट असेट हम ऐड कर लेते हैं, नेट असेट हम ऐड कर लेते हैं और असेट एंड लाइबिलिटीज को हम दिखाते हैं, असेट एंड लाइबिलिटीज को हम दिखाते हैं। आइए चलिए ऐड करते हैं इसमें। भाई 5 लाख प्लस 2 लाख कितने हो गए? 7 लाख। ठीक है, और ये 2,10,000 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,70,000, ये हो जाएगा आपका 1,70,000, तो ये कितना हो गया? 8,70,000। ठीक है, और आप कहोगे सर 6 लाख प्लस 1.5 लाख जोड़ दो उसमें, तो 7.5 लाख हो गया ये। भाई अभी मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हो ये चीज। 2 लाख प्लस 60,000, 2,60,000 हो गया ये। 60 और 1,70,000। सर ये बैलेंस शीट का टोटल कितना हो गया? ये हो गया सर आपका 7.5 लाख प्लस 2,60,000 प्लस 70,000, ये हो गया सर आपका 10,80,000। ठीक है, तो अब ये देखो असेट का टोटल कितना है आपका? 8,70,000 और लाइबिलिटी का टोटल कितना हो गया आपका? 10,80,000। तो बैलेंस शीट में डिफरेंस आ गया ये तो 2,10,000 रुपए का। तो भाई बैलेंस शीट में डिफरेंस कैसे आ सकता है? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। एक तो पहला ये, अभी ये लॉजिक मैंने आपको जो दिया ये तो सिर्फ इतना मैं कह रहा हूं कि आपका 2,10,000 रुपए का बैलेंस शीट में डिफरेंस आ गया। इस वजह से आप इस 6 लाख में ये 1.5 लाख नहीं जोड़ सकते, 2 लाख में ये 60,000 नहीं जोड़ सकते। ये जो आपका वैल्यू बनी 2,10,000, क्या यही वैल्यू 2 + 70 270 माइनस 60,000 करके भी 2,10,000 ही बन रही है? तो भाई नेट एसेट को एक ही बार तो लोगे। आपने 2 लाख प्लस 70,000 और 60,000 क्रेडिटर में ले लिया, लाइबिलिटी में ले लिया, तो आपने अल्टीमेटली ये इसी को तो रिप्रेजेंट करा था। मैंने यही तो आपको बताया था कि नेट एसेट कैसे निकालते हैं, ग्रॉस एसेट माइनस लाइबिलिटी कर दूं या फिर शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी कर दूं तो भी आपका नेट एसेट आ जाएगा। तो मैंने जब आपसे कहा कि मैंने सामने वाले की एसेट 2,70,000 एंड लाइबिलिटी 60,000 को अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अपनी फिगर्स में ऐड करके दिखा लिया है, तो अब ये 1.5 लाख और 60,000 को दिखाने की क्या जरूरत है? ऐसे तो ये डबल हो जाएगा, ऐसे तो ये जो है डबल हो गया, आपने डबल ऐड कर लिया। तभी तो आप देखो एग्जैक्टली 2,10,000 का ही डिफरेंस आ रहा है बैलेंस शीट में कि आपने 2,10,000 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ लिया आपने अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। इस वजह से 2,10,000 रुपए का बैलेंस शीट में डिफरेंस आ गया कि आपने असेट एंड लाइबिलिटी ऐसे भी निकाल ली, पीपी और डेटर माइनस क्रेडिटर के फॉर्म में भी जोड़ दिया, और आपने शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस मतलब अदर इक्विटी को भी जोड़ दिया। तो आपने तो डबल नेट एसेट जोड़ दी, तो बैलेंस शीट में डिफरेंस आ जाएगा। बात समझ में आती है? तो इस वजह से ऐसे नहीं करते हैं हम, शेयर कैपिटल एंड इक्विटी को नहीं जोड़ते हैं। मतलब या तो इसको जोड़ो या तो शेयर कैपिटल एंड इक्विटी को जोड़ दूं मैं, ठीक है, और पीपी सब्सिडरी की पीपी और डेटर और क्रेडिटर को ना जोड़ूं, या तो ऐसे करूं तो भी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। चलिए सर ऐसे भी करके दिखाइए। एक बार और बैलेंस शीट जोड़ लेते हैं इसको। चलिए अभी ऐसा करना नहीं है, करना वही है जो मैंने आपको पीछे बताया था। ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो जो चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी वो क्यों नहीं करनी है, जो चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी वो क्यों नहीं करनी है। भाई मैंने जैसे ही कहा
कि आपका डेटर प्लस पीपी माइनस क्रेडिटर, ये भी आपका नेट एसेट को रिप्रेजेंट करती हैं, और आपका शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी भी नेट एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया जो आपने मुझसे कहा कि सर एक काम करो ना, ये वाली वैल्यूज ना जोड़कर सिर्फ शेयर कैपिटल और इक्विटी जोड़ दो। मतलब मैं कहूं कि पीपी कंसोलिडेटेड 5 लाख, समझ रहे हो आप, पीपी कंसोलिडेटेड 5 लाख, और ये 2,10,000 रुपए नेट एसेट को रिप्रेजेंट करती थी, जिसको आपने अभी बताया 2 लाख प्लस 70,000 माइनस 60,000 को रिप्रेजेंट कर रही है सामने वाली की बैलेंस शीट में। लेकिन सर 2,70,000 और 60,000, ये चीज 1.5 लाख प्लस 60,000 भी तो है। तो आप एक काम करो, यहां से 2,10,000 हटाओ, ठीक है, डेटर सिर्फ अपने दिखाओ, और 6 लाख प्लस 1.5 लाख ऐसे कर दो। 6 लाख प्लस 1.5 लाख कितने हो जाएंगे? 7.5 लाख, 2,60,000 और 70,000। ये 70,000 नहीं 60,000 आएगा। जोड़ तो रहे नहीं ना, वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर आ जाएगा ये आपका 10,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का, ठीक है। तो चलिए इसका टोटल कितना हो गया है? आपका हो गया 6 लाख, ठीक है, और ये टोटल कितना हो जाएगा आपका? 7.5 लाख प्लस 2,60,000 प्लस 10,000, 10,20,000, ये टोटल हो गया आपका 10,20,000। माइनस कर दीजिए इसमें से 6 लाख रुपए। भाई बैलेंस शीट का टोटल ही आपका गलत आ रहा है, 4,20,000 रुपए का आपका डिफरेंस आ गया बैलेंस शीट के टोटल में। तो सर ये तरीका भी गलत है कि आप अगर क्या होगे, नहीं भी नेट एसेट के नाम पर हम जो है ये जोड़ देंगे और ये 2,10,000 हटा देंगे। आप क्या कर रहे हो, आपने अच्छा ये 4,20,000 का डिफरेंस क्या आया? डबल ऑफ नेट एसेट 2 लाख, इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2,10,000 आएगा, मतलब डबल डिफरेंस आ रहा है। डबल डिफरेंस क्यों आ रहा है? असेट में से तो आपने 2,10,000 हटा दिया, एक वो इफेक्ट, और लाइबिलिटी साइड में आपने 2,10,000 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो डबल इफेक्ट हो गया ना। असेट साइड में से 2,10,000 रुपए आपने हटा दिया नेट एसेट के नाम पर, और लाइबिलिटी साइड में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 2,10,000 एक्स्ट्रा जोड़ दिया। असेट में से 2,10,000 हटाया और लाइबिलिटी में 2,10,000 रुपए और एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो डबल का इफेक्ट आया 4,20,000 रुपए का। बात समझ में आती है? तो ऐसे भी आपको नहीं करना है। मतलब ये चीजें क्या है, ये चीजें वो हैं जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि भाई ऐसे ऐसे कर ले तो क्या होगा, वो उन चीजों का मैं आपको आंसर दे रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक भी बता रहा हूं ऐसा क्यों नहीं करना, ठीक है। तो यहां पर इंडेस कहता है भाई साहब आपको असेट हटाकर इन्वेस्टमेंट बस हटानी है, इसके बदले क्या क्या एसेट एंड लाइबिलिटीज आई हैं वो आपको, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये वाली एसेट हटानी है, और इसके बदले अल्टीमेटली सामने वाली कंपनी की जो नेट एसेट आई है मेरे पास में वो ऐड कर देनी है, ताकि बैलेंस शीट में डिफरेंस कुछ आएगा ही नहीं। भाई एक लाइन आइटम 2,10,000 हटाई, इसके बदले क्या क्या आया? 2 लाख प्लस 70,000 माइनस 60,000, तो अल्टीमेटली इसके इस 2,10,000 को हटाकर भी तो मैंने अल्टीमेटली जो वैल्यूज ऐड करी वो भी 2,10,000 ही ऐड करी नेट एसेट, तो आपका बैलेंस शीट में डिफरेंस नहीं आएगा। आप कुछ भी करोगे और तो बैलेंस शीट में डिफरेंस आएगा, और वो क्यों नहीं करना है वो भी मैंने आपको बताया, उसके पीछे का लॉजिक भी आपको बताया, ठीक है। चलिए दोनों चीजों को मैंने आपको जवाब दे दिया यहां पे। आइए अब अपनी इस बैलेंस शीट पे ही आ जाते हैं वापस। तो मैंने आपसे कहा कि साहब मैंने आपको ये बैलेंस शीट बताई कि भाई साहब अपनी पेरेंट के जितने भी एसेट एंड लाइबिलिटीज कैपिटल है वो ले लो, और उसमें 2,10,000 रुपए जो इन्वेस्टमेंट करिए वो हटा दो, और सामने वाली कंपनी के एसेट एंड लाइबिलिटीज आप ऐड कर दो। तो मैंने कहा भाई साहब वर्किंग कैसे हो जाएगी? 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख, ठीक है, 2,10,000 रुपए हट गया, 1 लाख प्लस 70,000 1,70,000, और मेरी जो शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी है वो आ गई, प्लस जो सामने वाली कंपनी के क्रेडिटर्स हैं वो मैंने जोड़ दिए। बात समझ में आती है? तो मैंने क्या करा, इस 2,10,000 को हटाकर ये 2 लाख प्लस 70,000 माइनस 60,000, तो मतलब अल्टीमेटली नेट एसेट 2,10,000 की ही जोड़े, बस ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपकी बन गई। सर इसकी जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? तो आप देखिए सबसे पहले आपने क्या जनरल एंट्री पास करी होगी, मैं आपको आपकी जनरल एंट्री बताता हूं। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने क्या पास करी होगी?
स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, या इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं एसएफएस। एसएफएस में मैंने क्या एंट्री पास करी होगी? एसएफएस में मैंने एंट्री पास करी होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट 2,10,000 टू बैंक 2,10,000। बात समझ में आती है? ये मैंने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री पास करी होगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है नहीं? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सर क्या एंट्री पास करनी होती है? तो भाई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ वो ये कहता है कि ये इन्वेस्टमेंट जो एक लाइन आइटम है, इस इन्वेस्टमेंट के करने से ये इन्वेस्टमेंट सामने वाली कंपनी में कौन कौन सी एसेट्स हैं, जो एसेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, उनकी नेट एसेट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो आप इस इन्वेस्टमेंट को खोल कर दिखा दो बस। सर कैसे? पीपीई डेबिट 2 लाख, डेटर डेबिट 70,000 टू क्रेडिटर 60,000। तो ये अल्टीमेटली नेट कितना हो गया? 2,10,000 हो गया। इसको भी अगर कंसीडर कर लूं, नेट 2,10,000 की नेट एसेट आ गई। ग्रॉस एसेट 2,70,000 माइनस 60,000 की लाइबिलिटी, नेट एसेट 2,10,000, और इसके बदले मैंने बैंक दे दिया 2,10,000। एंट्री मैच हो गई। तो मतलब आपने क्या किया? आपने इस इन्वेस्टमेंट के बदले आपके पास क्या क्या आया? पीपी प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर। तो मतलब जब आप सिंगल लाइन आइटम में लिखते हो 2,10,000 रुपए, तो वो आपकी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में इस तरीके से लिखते हो। जब कंसोलिडेटेड में लिखते हो, इसी को खोल के लिख देते हो बस, और कुछ नहीं है। इसी एंट्री को, इस वाली आइटम को, इन्वेस्टमेंट 2,10,000, बस इसको आप खोल करके लिख देते हो अपनी स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है। बात समझ में आती है? बस इतना सा फर्क है। मतलब अगर ये एंट्री ऐसे मारता हूं, इन्वेस्टमेंट डेबिट 2,10,000 टू बैंक, तो इसका मतलब अब जो बैलेंस शीट बनेगी, इस एंट्री से जो बैलेंस शीट बनेगी, जिस बैलेंस शीट में ये वाली एंट्री का आप रिफ्लेक्शन दोगे, वो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है। और अगर आप ये एंट्री ऐसे ना कर इस तरीके से करते हो, पीपी डेबिट, डेटर डेबिट, टू क्रेडिटर, टू बैंक, इस तरीके से आप एंट्री करते हो कि भाई साहब ये 2,10,000 के बदले मेरे पास किस किस चीज का कंट्रोल आया? 2,10,000 गया, आया क्या क्या भाई? आया एक तो पीपी 2 लाख रुपए का, डेटर 70,000 रुपए का, और साथ में क्रेडिटर भी है 60,000 रुपए के। तो अल्टीमेटली ये एसेट और ये लाइबिलिटी आई, और उसके बदले मेरा बैंक चला गया 2,10,000। जब आप ये एंट्री करते हो, इस एंट्री का जो रिफ्लेक्शन आएगा जिस बैलेंस शीट में, वो बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन जाती है। बस सर अब कैसे करते हैं? सर एक एंट्री आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना कि आप पहले तो यही एंट्री करोगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट 2,10,000 टू बैंक, क्योंकि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेरी स्टैंड अलोन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही बनती हैं। जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी वो तो स्टैंड अलोन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी, ठीक है। अब मैं ईयर एंड पर इसका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मुझे सिर्फ ईयर एंड के लिए बनानी होती है, तो मैं अपनी एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाऊंगा ही, जिसमें इन्वेस्टमेंट 2,10,000 रुपए दिखाऊंगा, दैट्स इट। इसके साथ साथ एक कंसोलिडेटेड भी दिखानी है, तो सर वो कैसे दिखाएं? तो भाई मैंने कहा आप एक काम करो ना, ये वाली एंट्री को, जो मैंने ये पीपी डेबिट, डेटर डेबिट, टू क्रेडिटर, टू बैंक करा, इसके बदले में ये एंट्री कर सकता हूं क्या सीएफएस में? आप मुझे बताना एग्रीड हो या नहीं। पीपीई डेबिट 2 लाख, ठीक है, और डेटर डेबिट 70,000, टू क्रेडिटर 60,000, और टू इन्वेस्टमेंट 2,10,000। क्या ये एंट्री कर दूं? जो मैं ये कहता हूं कि भाई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से इन्वेस्टमेंट हट जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसका अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होता है? वो ये होता है कि भाई पहले आपने क्या एंट्री करी, 2,10,000 डेबिट टू बैंक, तो 2,10,000 की इन्वेस्टमेंट आपकी सीएफ एसएफएस में आ गई, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में आ गई। उसके बाद में आप कंसोलिडेशन जब करते हो तो इंड AS 103 कहता है कि कंसोलिडेशन में बस इस एंट्री को खोलकर दिखा दो, इस एंट्री का प्रेजेंटेशन अलग तरीके से कर दो। तो मैंने कहा कैसे करें? कहता है इस इन्वेस्टमेंट से क्या क्या आया? मैंने कहा पीपी आया, डेटर आया, क्रेडिटर भी सर पे चढ़ा, ठीक है, तो अल्टीमेटली 2,10,000 रुपए। और कहता है आपने एक एंट्री तो पास करी हुई है, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, तो आप एक एंट्री पास कर दो
टू इन्वेस्टमेंट 2,10,000। भाई इन्वेस्टमेंट में खत्म कर दूं और उसके बदले इन्वेस्टमेंट को इस रूप में दिखा दूं तो बस मेरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन गई। सिर्फ इतना ही तो हो रहा है, बात समझ में आती है। चलिए तो सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है और कुछ नहीं है। आप कंसोलिडेटेड में चीजों को अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो और स्टैंड अलोन में चीजों को अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। हालांकि अभी बहुत सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, अभी तो मैं सिर्फ बेसिक की बात कर रहा हूं, अभी मुझे बहुत सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज भी आएंगी, अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज वो डिस्कस करनी है। लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटीज आपको कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी ही नहीं अगर आपने यहां पर ये जो मैं बता रहा हूं ना बेसिक्स, इसको आपने अगर अच्छे से डिटेल में समझ लिया कॉन्सेप्चुअली, तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी ही नहीं लगेगी। चैलेंज है मेरा। यही सारी बातें मैं आगे चल के भी कर रहा हूं, जो मैं आज आपको बता रहा हूं ना, बस यही वाली बातें मैं आगे चल के भी कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं बताऊंगा। इन्हीं में मोटा मोटा चेंजेस, जो भी छोटे मोटे चेंजेस होंगे, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंजेस होंगे, बस वो चीजें मैं डिस्कस आपसे करता जाऊंगा। बाकी बातें मेरी चेंज नहीं होंगी, बातें एज इट इज यही रहेंगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा बातों में। चलिए सर, तो आपने कहा सर जनरल एंट्री क्या बनेगी कंसोलिडेशन की, तो मैंने कहा भाई ये जो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक किया था इसको बस खोल के लिख दिया, पीपी डेबिट, डेटर डेबिट, टू क्रेडिटर और टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये एंट्री आपकी हो गई। चलिए मैंने फिर यहां पर देखो हिंदी में भी लिख दिया, इन्वेस्टमेंट गई और नेट असेट एंड लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली, इसके बदले मुझे किस चीज पे कंट्रोल मिला वो रिकॉर्ड कर लिया, तो एंट्री क्या बन गई कंसोलिडेटेड। बस इस एंट्री का इफेक्ट आप अपनी बैलेंस शीट में दे दो, आप अपनी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में इस एंट्री का इफेक्ट दे दो, तो बस वो जो इस एंट्री का इफेक्ट देने के बाद जो बैलेंस शीट निकल के आएगी वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, और कुछ नहीं है, बस इतना सही है। अगर ये वाली एंट्री समझ में आ गई आपके, और जो मैंने कंसोलिडेशन करने का तरीका आपको बताया वो समझ में आ गया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। बात समझ में आती है? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये एंट्री करेंगे, करते हैं, उसके बाद में ये बैलेंस शीट हम बनाते हैं। क्योंकि मैं आपको भी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो मुझे बैलेंस शीट बनाना विदाउट एंट्री कैसे एडजस्टमेंट लॉजिकली करना है वो मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने पहले आपको बैलेंस शीट बताई, उसके बाद में इसकी जर्नल एंट्री भी आपको बता दी। तो भाई अगर इस एंट्री का इफेक्ट देकर आप इंडिपेंडेंटली बैलेंस शीट बनाओ तो आप अल्टीमेटली ये वाली बैलेंस शीट बना दोगे। बात समझ में आती है? ये बैलेंस शीट आप बना दोगे, यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो मैंने क्योंकि आपको बड़ी सारी चीजें बतानी थी, ये क्यों हटता है, ये शेयर कैपिटल क्यों नहीं जोड़ते हैं, उन सब के पीछे का लॉजिक कि क्या उसमें एरर होगी, वो सब बताना था, तो इसलिए मैंने पहले आपको बैलेंस शीट बताई। लेकिन हम आगे चल के आगे से हम पहले एंट्री पास करा करेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे, और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। सही तरीका ये है, कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ मैंने आपको बताया बैलेंस शीट कैसे बनेगी। बात समझ में आती है? तो ये 2,10,000 रुपए क्या रिप्रेजेंट करता है? पीपी प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर, मतलब नेट असेट को रिप्रेजेंट करता है ये इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आती है सर? चलिए ठीक है, आज ये एक और एग्जाम